हाँ, बेसिक्स आपसे क्लियर हो जाएंगे बेटा। आपके जेईई मेंस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपके चैप्टर वाइज, वो डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। अगर आप सीटी के लिए 100% क्लियर हो तो मान के चलिए 50% सिलेबस आपका जेईई का कवर अप हो जाएगा। ठीक है। हाँ, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अलग रहेगा, दैट विल बी एक्सेप्टेड, बट क्वेश्चंस का फॉर्मेट वैसा ही होगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट हम आते हैं polymers. Polymers, you know that these are macromolecules, means these are larger molecules comparatively and have very high molecular mass and starting from 10,000 unit or more than 1,000 unit, you can say. Clear? And next one is classification, which is already given in your syllabus in the textbook, but that flow chart is excluded, means removed syllabus है वो, लेकिन उस पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस कवर अप किए हुए हैं। ठीक है, मीन्स ये सारे क्वेश्चंस जितने आपके पास फ्लो चार्ट लर्न करके बोर्ड में नहीं जाना था, बट यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट का यूज पूरा आएगा। ठीक है, इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो पूरा इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए ये मत समझना कि वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। ठीक है, देखिए फर्स्ट आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। कैसे हम क्लासिफाई करते हैं? बेस्ड ऑन सोर्स और बेस्ड ऑन द ओरिजिन फ्रॉम विच polymers are derived. These are divided into three major categories, in which first one is the natural, which is found in the nature or extracted from the nature directly and utilized like that only. Semi-synthetic, the natural polymers of which some properties like as tensile strength, their thermal stability, their color, if you are changing by adding some foreign materials, foreign substances, compounds, then that will be semi synthetic. कुछ properties को just हम change करेंगे। and synthetic में क्या होता है? synthetic polymers are those which are totally prepared in the laboratory. clear? factories में जिसको हम completely बनाते हैं, सारे compounds उसके ऐसे रहेंगे, chemical compounds जिसको combine करके हम बनाएंगे। ठीक है, synthesize करेंगे। next आते हैं हम examples इसके। जैसे natural example में आपके पास basically जो example आता है, जो पूछा जाता है, that is cellulose. Cellulose is connected na? Cellulose is the natural polymer. एक इसमें और पार्ट आता है, that is silk. If only silk is given, in that case you can say this is natural polymer. Silk is natural polymer. Cotton हमारा skin हो गया, hair हो गया, nails हो गया, animal membranes हो गए, ये सभी natural polymers हैं. But semi synthetic में क्या हो जाएगा?
ज्यादा कंफ्यूजन आपको सिल्क में होता है कि सिल्क इज व्हाट, नेचुरल पॉलीमर और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके लिए? सेमी सिंथेटिक तब बोलेंगे आप जब इसके साथ एक नया वर्ड ऐड हो जाएगा जिसको बोलते हैं हम क्यूप्रा अमोनियम सिल्क। अगर ऐसा लिखा हुआ है दैट विल बी अंडर सेमी सिंथेटिक कैटेगरी। किस में रहेगा बेटा? वो सेमी सिंथेटिक कैटेगरी में आएगा, नेचुरल नहीं बोलेंगे। या फिर यहाँ पे कोई दूसरा मेटल का दे दिया, कॉपर की जगह पे क्यूप्रा अमोनियम सिल्क की जगह पे सपोज लेड का कंपोजिशन दे दिया, स्टैनम का कंपोजिशन दे दिया, अलॉन्ग विथ सफिक्स सिल्क आएगा। ध्यान रखना उसके पहले अगर कोई प्रीफिक्स में मेटल का नेम आ रहा है तो उस केस में वो सेमी सिंथेटिक हो जाएगा। केवल सिल्क लिखा है तो आप नेचुरल पॉलीमर की कैटेगरी में रखेंगे। जस्ट ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। नेक्स्ट आते हैं हम सिंथेटिक, जितने भी हम नॉर्मल अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल ले लिया आपने पीवीसी पाइप्स, ठीक है, जो वाटर सप्लाई के काम में आ रहा है। नायलॉन है, ठीक है, या फिर रेयॉन हो गया। ये सभी कैसे हैं? सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं। मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे पीवीसी, नाइलॉन, बेकेलाइट हो गया फॉर स्मूथनिंग ऑफ सरफेस, दैट विल बी व्हाट द फर्स्ट एग्जांपल फॉर सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक के लिए फर्स्ट एग्जांपल है क्यूप्रा अमोनियम सिल्क। क्यूप्रा अमोनियम सिल्क, यस। टेफ्लॉन इज आल्सो अंडर सिंथेटिक कैटेगरी, सिंथेटिक पॉलीमर की कैटेगरी में आएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं हम स्ट्रेट चेन, सॉरी, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। सेकंड बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे कैसे हम डिवाइड करते हैं पॉलीमर में? स्ट्रक्चर कैसे, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो उसके मोनोमर यूनिट्स हैं कैसे एक दूसरे के साथ कंबाइंड है, उसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं पॉलीमर्स को बेसिकली 3 कैटेगरीज में। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? एक तो है आपके पास स्ट्रेट चेन, एज द नेम इज सजेस्टिंग हियर। स्ट्रेट चेन मींस ऑल द मोनोमेरिक यूनिट्स आर अटैच्ड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग चेन, that will be considered as straight chain polymer. Second is branched polymer. Branched polymers are those in which the monomer units are attached with hydrocarbon branches. ठीक है, जैसे आपके पास हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन हो गया, ठीक है, जहां पे ब्रांचेस आ जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम? ब्रांच्ड पॉलीमर। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर। व्हाट इज क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर? दीज पॉलीमर्स are the combination of two similar types of monomeric chains or long chain units which are attached together with heteroatoms. Heteroatoms means sometimes sulfur, oxygen, nitrogen. These are added which have tendency to bind two different chains together. Clear? Means cross linking में आ जाएगा जस्ट, तो उसको क्या बोलेंगे हम? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर या फिर नेटवर्क पॉलीमर, मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में आ जाएंगे फिर हम। क्लियर? अभी देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स, जैसे स्ट्रेट चेन की बात हम कर रहे हैं, स्ट्रेट चेन के आपको 4 एग्जांपल्स बताने हैं। ये ट्राई करिए खुद से। व्हाट इज स्ट्रेट चेन पॉलीमर? एनी एग्जांपल डू यू हैव? ये स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड। एनी 4 एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रेट चेन? नेचुरल रबर? नो, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट चेन बेटा, दिस इज ब्रांच्ड बिकॉज हाइड्रोकार्बन के ब्रांचेस हैं, आपको CH3 ब्रांचेस आएंगे। पीवीसी, पीवीसी करेक्ट। टेफ्लॉन, वेरी गुड। पीवीसी, टेफ्लॉन, एनी अदर 2? नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 स्ट्रेट चेन बोलेंगे, स्ट्रेट चेन पॉलीमर। डीएनए तो बोल नहीं सकते बेटा, डीएनए आरएनए नहीं बोलना इसको, ठीक है। पॉलीथीन, पॉलीथीन हो गया, वेरी गुड। चलो 4 एग्जांपल्स हो गए बेसिकली जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, मैं उनका ही नेम लूंगा प्रॉपर। आपके पास टेफ्लॉन है फर्स्ट एग्जांपल, जिसमें फ्लोरीन है, ठीक है। दूसरा आपके पास एग्जांपल है स्ट्रेट चेन पॉलीमर का HDP, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन जिसको बोल रहे थे आप। नेक्स्ट है आपके पास PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्लोराइड है, इट मींस नॉट दैट विल नॉट कंसीडर्ड एज हाइड्रोकार्बन ब्रांच। वो क्लोराइड फंक्शनल ग्रुप है बेटा जो ब्रांच में अटैच है, सो हाइड्रोकार्बन कंसीडर नहीं करना है। यस, अक्राइलोनाइट्राइल, डेफिनेटली दैट इज नॉट हाइड्रोकार्बन बट अ साइनाइड ग्रुप, नाइट्राइल ग्रुप इज देयर, दैट्स व्हाई
Acrylonitrile is also named as Orlon. Acrylonitrile का दूसरा नेम भी है जिसको बोलते हो आप ऑर्लॉन, बाय नेम भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर आपको नहीं मिलेगा बुक में, लेकिन कहीं न कहीं स्टेटमेंट में दिया रहेगा, तो डेफिनेटली आपको बुक रीड करते टाइम बायोमोलिक्यूल्स स्पेशली और पॉलीमर और लास्ट वाला जो आपका है नैनो केमिस्ट्री, ये तीनों चैप्टर्स जब आप रीड करेंगे तो प्रॉपर ध्यान दीजिएगा, जहां पे कुछ डिफरेंट वर्ड्स मिलते हैं और वो मेजर टॉपिक को इंडिकेट करता है, तो उसको आप हाईलाइट कर लीजिए, आज के आज ही हाईलाइट कर लीजिएगा जो चैप्टर चल रहा है कंटिन्यूअस। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं हम ब्रांच्ड। ब्रांच्ड में क्या करते हैं, जैसे आपके पास वल्कनाइज्ड रबर है तो वल्कनाइज्ड रबर तो क्रॉस लिंक में आ जाएगा। ब्रांच्ड पॉलीमर जो आपके पास नेचुरल रबर है, ठीक है, जैसे स्टाइरीन, सॉरी नेचुरल रबर में है आपके पास कौन सा यूनिट बोल सकते हैं हम नेचुरल रबर के लिए? लो डेंसिटी नहीं, नेचुरल रबर की बात कर रहा हूं बेटा मैं। आइसोप्रीन, वेरी गुड, आइसोप्रीन बोल सकते हैं हम, आइसोप्रीन आ सकता है उसमें, आइसोप्रीन यूनिट। तो ये आपके पास कैसे हो गए? ब्रांच्ड हो गए। इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांच्ड हो सकते हैं, जैसे आइसोप्रोपाइलीन ले लिया हमने, पॉली आइसोप्रोपाइलीन एग्जांपल ले लिया हमने, स्ट्रेट चेन का फर्स्ट लिख रहा हूं मैं। आपके पास है पीवीसी, आपके पास है पॉली अक्राइलोनाइट्राइल, आपके पास है पॉली इथाइलिन, पॉली इथाइलिन या फिर टेफ्लॉन। ये जो बेसिक है आपके पास 4 जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, दीज आर स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स। दूसरा है आपके पास ब्रांच्ड पॉलीमर, नियोपेंटेन नहीं बेटा, नियोपेंटेन इज नॉट अ पॉलीमर, दैट इज अ मोनोमेरिक यूनिट। पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन ब्रांच्ड बोल सकते हैं क्योंकि एक चेन आ गया और बीच में आपके पास एरोमेटिक के ब्रांचेस अटैच हैं। गुड, गुड आंसर। नेक्स्ट इज ब्रांच पॉलीमर। ब्रांच पॉलीमर के केस में हम लिख सकते हैं स्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन, या फिर दूसरा हम बोल सकते हैं पॉली आइसोप्रीन, या आइसोप्रीन रबर भी बोल सकते हैं, आइसोप्रीन, ठीक है। पॉली आइसोप्रोपाइलीन हो गया, एलडीपी हो गया। क्रॉस लिंक, क्रॉस लिंक में बेसिकली आ जाता है आपके पास एग्जांपल कौन से? यस, बेकेलाइट मेलामाइन, वेरी गुड। और क्या है, और कोई है क्रॉस लिंक्ड में? यस यस यस, ट्राई टू से। वल्कनाइज्ड रबर, चलो ठीक है, वल्कनाइज्ड रबर ले लिया हमने, वल्कनाइज्ड रबर, वल्कनाइज्ड रबर इज द एग्जांपल ऑफ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, जहां पे हेटेरोएटम अटैच हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपके पास है एग्जांपल पॉली आइसोप्रीन आपने दिया, नियोप्रीन टू क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन से नियोप्रीन रबर आप बोल सकते हो, नियोप्रीन, ठीक है, जिसका मोनोमेरिक यूनिट है क्लोरोप्रीन, लेकिन नियोप्रीन की जगह पे आपको लिखना पड़ेगा वल्कनाइज्ड, वल्कनाइज्ड नियोप्रीन। वल्कनाइज्ड रबर है, या फिर वल्कनाइज्ड रबर का मतलब वही आइसोप्रीन का वल्कनाइजेशन कर दिया हमने, और वल्कनाइज्ड नियोप्रीन हो गया। सो दीज आर द बेटर एग्जांपल फॉर द क्लासिफिकेशन पार्ट that is related to the cross linked based on structure, correct? इतने हो गए आपके पास। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन मॉलिकुलर फोर्सेस। मॉलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पे हम दिखाते हैं इलास्टोमर्स। व्हाट आर इलास्टोमर्स? द पॉलीमर्स हैविंग इलास्टिसिटी, इलास्टिक कैरेक्टर अगर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? इलास्टोमर। यस, किसी ने क्वेश्चन पूछा था, विल यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन? क्वेश्चन रिपीट करोगे बेटा अपना? Do we need to remember the common as well as IUPAC name of polymers? नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। What is meant by vulcanized? Okay, vulcanization is the process in which we are just going to improve some properties that will be related to the physical characteristic or sometimes chemical. Clear? By adding some foreign substances. जैसे आपने अटैच कर दिया, अभी एग्जांपल बताया वल्कनाइज्ड, आपके पास अगर सपोज नियोप्रीन है तो क्या अटैच करते हैं उसमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो अटैच करने के बाद वो वल्कनाइज्ड हो जाता है, मतलब उसकी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज कर गई, उसकी
टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी, तो वो वल्कनाइजेशन का प्रोसेस हो गया। करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको? 4 पार्ट्स में। फर्स्ट है आपके पास इलास्टोमर्स, नेक्स्ट इज फाइबर्स, नेक्स्ट इज थर्मोप्लास्टिक एंड लास्ट वन इज थर्मोसेटिंग। व्हाट इज इलास्टोमर? इलास्टोमर्स आर द पॉलीमर्स हैविंग इलास्टिसिटी। कोई इलास्टोमर का एग्जांपल बताएंगे? बहुत ज्यादा नहीं बेटा, जस्ट क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ है। नियोप्रीन, वेरी गुड, नियोप्रीन इज द इलास्टोमर। ओके, ब्यूना एस इज ऑल्सो इलास्टोमर, सिंथेटिक रबर है जिसको बोलते हो आप, वेरी गुड एग्जांपल। चलो, तो ये सब हो गया हमारे पास इलास्टोमर्स। फाइबर्स, फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स आर द पॉलीमर्स इन विच द टेंसाइल स्ट्रेंथ is less as compared to elastomers. These have thread like structure or network like structure. Clear? So थोड़ा सा भी अगर हम इसको स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे तो ये फट जाएगा। जैसे नॉर्मल आप घर पे अपने फोम जो होता है आपके चेयर में लगा हुआ, वो कैसा है? फाइब्रस है, फाइब्रिक है, ठीक है। वो फाइबर को अगर आप सोचो कि इसको स्ट्रेच करके हम थोड़ा सा लेंथ इंक्रीज कर लें तो पॉसिबल नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि कंपैरेटिवली जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है या लेयर वाइज जो अट्रैक्शन है, that will be stronger as compared to elastomers. Elastomers में जितना ज्यादा इलास्टिसिटी होगा उतना ज्यादा क्या होगा बेटा? उतना ज्यादा हम खींच सकते हैं उसको ना। लेकिन फाइबर्स के केस में क्या होगा? फाइबर्स के केस में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन स्ट्रांग हो रहा है। इसका मतलब इलास्टोमर्स को जब हम खींच रहे हैं, ज्यादा तेज दूर तक खींच पा रहे हैं, उसको ज्यादा टेंस कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक था, ठीक है, जो बाद में रिस्टोर हो गया। लेकिन फाइबर्स के केस में क्या हो गया? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन थोड़ा और स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, जिससे अगर ज्यादा आपने खींच दिया उसको तो ब्रेक हो जाएगा, फट जाएगा वो पॉलीमर, ठीक है। तो इसको फाइबर बोलेंगे। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थोड़ा स्पंजी नेचर वाला रहेगा फाइबर। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक्स आर दोज पॉलीमर्स व्हिच कैन बी रीमाउल्डेड, रीशेप्ड एंड रिसाइकल्ड। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली फॉलो करने वाले पॉलीमर्स होंगे। कौन से? थर्मोप्लास्टिक्स, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक्स को क्या कर सकते हैं हम? इसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, माउल्ड कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, रीयूज कर सकते हैं इसको। क्लियर? सो दीज आर द थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। जैसे आपने पीवीसी पाइप का एग्जांपल दिया, पीवीसी पाइप में क्या है आपके पास? थोड़ा सा आपने हीट किया, फोल्डिंग हो गई, खराब हो गया, वापस वो रिसाइकलिंग के लिए जा सकता है, ठीक है। तो आप रिमोल्डिंग कर सकते हैं, रीशेपिंग भी कर सकते हैं और रिसाइकल कर सकते हैं। किसको? थर्मोप्लास्टिक को, ठीक है। दूसरा है आपके पास थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। ये पॉलीमर्स को आप हीट करेंगे तो ये डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है। यस, वेरी गुड, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन जैसे बोला आपने। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आर दोज पॉलीमर्स, बेकेलाइट, वेरी गुड, थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, वेरी गुड, मतलब चैप्टर पढ़ा है आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स के लिए। जब डिस्क्रिप्शन देना है इसका अगर थर्मोसेटिंग में, तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली फॉलो करने चाहिए थर्मोप्लास्टिक्स को, सॉरी थर्मोसेटिंग को। थर्मोसेटिंग के केस में क्या है? जब इसको हम हीट करेंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा डेफिनेटली, बट हीट अगर करके ऐसे ही कंटिन्यूअस उसी सेम टेम्परेचर पे हमने थोड़े टाइम तक रख दिया तो डिकम्पोज हो जाएगा, वो डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप नॉर्मल प्लास्टिक पॉलीथीन जो घर में हम यूज करते हैं, उसको अगर हम हीट करें तो थोड़ी देर के लिए हीट होगा, लेकिन क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो यूनिफॉर्म नहीं है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, विद इन अ रेंज है, तो जब तक एक साइड पूरा मेल्ट होगा दूसरा साइड डिकम्पोज होकर के बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर है वो जैसे ही एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्ब किया वो डिकम्पोज हो जाएगा, मींस हीट करने के बाद सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन फिर उसको रिसाइकल रीयूज नहीं कर सकते हम। किसको? थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स को। बेस्ट एग्जांपल आपने दिया बेकेलाइट का। जैसे आपके पास कोई टेबल लगा हुआ है या फिर आपका जो कबर्ड बना हुआ है, ठीक है, घर में, वो उस पे एक स्मूथनिंग ऑफ सरफेस स्मूथ बनाने के लिए एक शाइनिंग सा लगा हुआ है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं आप? बेकेलाइट। अगर उसको आप हीट करना चाहो तो डिग्रेड हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। हीट मत करना, नहीं बहुत मार खाओगे बेटा। नेक्स्ट आ जाओ। बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के बेसिस पे, इट मींस मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन यू कैन से, कौन से केमिकल रिएक्शन से हम उस पर्टिकुलर पॉलीमर को फॉर्म कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम पॉलीमर्स को डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट इज एडिशन पॉलीमर and second is condensation polymer. As the name is suggesting here, if the monomer units are just combined together,
to form the long chain polymer, cross-linked polymer, branch polymer, whatever, that will be addition polymer. Means addition product बनना चाहिए, add होकर के एक single continuous unit आना चाहिए. Mainly addition polymers are formed by those monomeric units which have unsaturated chain, unsaturated hydrocarbons. Clear? यस, ब्यूना इसको बोल सकते हो आप एडिशन पॉलीमर. आते हैं अभी एग्जांपल्स में आते हैं, प्रिपरेशन काफी सारे सिखाऊंगा मैं आपको. एडिशन पॉलीमर्स मतलब एडिशन रिएक्शन होंगे, दो डिफरेंट यूनिट ऐड हो जाएंगे. मोस्टली दीज एडिशन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide catalyst and also involves free radical mechanism for their formation. कौन सा रूट फॉलो करते हैं? फ्री रेडिकल रूट फॉलो करते हैं. कौन? एडिशन पॉलीमर्स. और हम ऑलमोस्ट peroxide catalyst या फिर ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन ऐसे ऐड करते हैं कैटलिस्ट जो उसके डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दे और डाई रेडिकल्स प्रोड्यूस करें. मतलब जो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होगा उसमें डाई रेडिकल इंटरमीडिएट बनते हैं, ऐसा आप बोल सकते हो. डाई रेडिकल इन द सेंस दोनों टर्मिनल्स के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा. जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं. अगर सपोज हमने ले लिया यहाँ पे पॉलीथाइलिन के लिए, ठीक है, पॉलीथाइलिन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास मोनोमेरिक यूनिट है बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2. जब हम इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में या किसी भी बेंजोइल पेरोक्साइड ले लिया, इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं, तो होता क्या है, दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड टुवर्ड्स ईच कार्बन एटम. और उस केस में आपके पास CH2 के पास एक फ्री रेडिकल आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड बचेगा. यहाँ भी CH2 के पास एक फ्री रेडिकल आ जाएगा. मींस जो इसका पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है, और डाई रेडिकल में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, समझ में आ गया. सो एडिशन पॉलीमर्स क्या होते हैं? मेनली डाई रेडिकल इंटरमीडिएट इन्वॉल्व करते हैं जो फर्दर कंसीडर किए जाते हैं एज अ रिपीटिंग यूनिट. मतलब इस रेडिकल को अगर यहाँ पे हमें नहीं लिखना है तो इसको यहाँ से हटा दे दें और यहाँ पे हम रिपीटिंग यूनिट के फॉर्म में लिख देंगे. फ्री वैलेंसीज दिखाते हैं इसी को हम. ठीक है, रिपीटिंग यूनिट का स्ट्रक्चर हो गया. फिर से हमने इसका पॉलीमराइजेशन कर दिया तो ये कन्वर्जन हो गया. यहाँ पे हाफ अंदर हाफ बाहर होता है. CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, वापस यहाँ पे N लगा देंगे, ये N टाइम हमने ले लिया. क्लियर? तो इस तरह से बनता है कौन? एडिशन पॉलीमर. दूसरा आ जाते हैं हम कंडेंसेशन पॉलीमर्स. क्या होते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर दोज पॉलीमर्स in which condensation reaction is involved. Condensation reaction मतलब स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हो गया, जैसे आपके पास वाटर वेपर्स हो गया, वाटर मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, समटाइम्स मिथेनॉल है. ठीक है, ये सभी कंपाउंड छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स अगर बाहर निकलते हैं तो उसको आप कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हो. यस, वेरी गुड. नायलॉन 66 इज कंडेंसेशन पॉलीमर. क्लियर? स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. यस, this is also named as step growth polymerization because it involves the cationic and anionic entities in its formation. जब हम कंडेंसेशन पॉलीमर को फॉर्म करते हैं तो हमारे पास जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं उसमें कैटायनिक और एनायनिक एंटिटीज प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, तो उसको हम कंडेंसेशन पॉलीमर बोलेंगे. करेक्ट? मींस कंडेंसेशन रिएक्शन रहेगा. नेक्स्ट आते हैं बेस्ड ऑन मोनोमर यूनिट्स. कितने टाइप के सेम या डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट्स अटैच हैं उसके बेसिस पे बेटा हम पॉलीमर्स को डिवाइड करते हैं टू कैटेगरीज में. वन इज द होमोपॉलीमर एंड अनदर इज हेटेरोपॉलीमर. होमोपॉलीमर क्या होता है? द पॉलीमर व्हिच इन्वॉल्व्स ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट्स. ऐसा पॉलीमर जिसमें केवल एक ही मोनोमर यूनिट अटैच हो उसको क्या बोलेंगे हम? होमोपॉलीमर. एंड द पॉलीमर व्हिच इन्वॉल्व्स टू और मोर डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट्स इज हेटेरोपॉलीमर. ठीक है, Why only one? होमो मीन्स क्या है बेटा? वर्ड ही देखिए आप, होमो लिखा है. होमो मीन्स क्या है? सेम. ठीक है, तो अगर आपके पास सेम टाइप के मोनोमर यूनिट्स अटैच हो तो उसको हम होमोपॉलीमर बोलते हैं. और डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स अटैच हो तो उसको हेटेरोपॉलीमर बोलते हैं. हेटेरोपॉलीमर को एक और नेम देते हैं हम यहाँ पे. हेटेरोपॉलीमर्स आर आल्सो नोन एज कोपॉलीमर्स. क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? Copolymers. Means which is formed by attachment of addition, condensation, whatever you can say, attachment of two different type of monomer units. जैसे एग्जांपल ले लिया हमने, ले लिया एग्जांपल ब्यूना S. ब्यूना S क्या है आपके पास? हेटेरोपॉलीमर.
ठीक है, एज द नेम इज सजेस्टिंग हियर, S stands for styrene and Bu first ब्यूना stands for 1,3-butadiene। तो ये क्या हो गया आपके पास, एक हेटेरोपॉलीमर का एग्जांपल हो गया। क्लियर। होमोपॉलीमर के एग्जांपल में जैसे पीवीसी हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो इसके मोनोमर यूनिट की बात करें हम तो केवल वीसी है, मतलब विनाइल क्लोराइड ही है। करेक्ट। अगर विनाइल क्लोराइड आ रहा है तो फॉर्मूला क्या है इसका, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे ले लिया हमने Cl, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड का हमने कर दिया पॉलीमराइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड कैटलिस्ट। ध्यान रखिएगा जितने भी एडिशन पॉलीमर्स वाले आते हैं उसमें हम परऑक्साइड कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो परऑक्साइड कैटलिस्ट में आ गए हम, ये कन्वर्ट हो गया आपके पास CH2 CH, यहाँ पे आ गया Cl, इधर CH2 नहीं रहेगा, एन टाइम। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा हम, होमोपॉलीमर, मींस एक ही टाइप का मोनोमेरिक यूनिट अटैच है इसमें। यस डेफिनेटली अक्राइलोनाइट्राइल इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर का एग्जांपल है। ठीक है, ऐसे टेफ्लॉन हो गया, वो भी होमोपॉलीमर का एग्जांपल है। करेक्ट। नायलॉन 66 इज हेटेरोपॉलीमर, वेरी गुड। आपके पास डेक्रॉन है, डेक्रॉन या टेरिलीन, या फिर बोल सकते हो इसी को पॉलिएस्टर, वो कैसा है, polystyrene, not polyester, polystyrene you can say, that will be also considered under this category। कौन सा, हेटेरोपॉलीमर की कैटेगरी में हम बोल सकते हैं। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं। इस पूरे चैप्टर को मैंने ट्राई किया है कि एक दो पेज में समराइज कर दें, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं है। हाँ, रिएक्शंस डिफरेंट है, दो चार रिएक्शंस भी आपको मैं सिखाऊंगा इसमें कैसे फॉर्मेशन होता है, जिससे कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए आपका। चलो, ये चैप्टर को हमने दो अलग अलग पेज पे कंसीडर कर लिया है, 1 है 2। चलिए देखिए, हमने फर्स्ट यहाँ पे इंडिकेट किया है बेटा, ध्यान से समझते जाइएगा, यूजेज मैंने नहीं लिखे हैं, यूजेज आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, नो नीड टू मेमोराइज द रिएक्शन। जो ये फ्लो चार्ट बनाया है ना मैंने, जो आपके सामने ये टेबल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इसमें सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। जो भी नहीं समझ में आ रहा है बेटा, उसको बस आप पूछ लीजिए क्वेश्चन, मैसेज खाली टाइप कर दीजिए, यहाँ पे मैं शॉर्ट आउट कर दूंगा। अभी मैं आपको आफ्टर 10 मिनट्स अनम्यूट करूंगा सबको साथ में, तो आप 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अपने पॉइंट पे। हम पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं आपको, उसके बाद पूछिए बेटा क्वेश्चन। पॉलीमर है, मोनोमर है, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन है और यूजेस है। आई थिंक इसके नोट्स भी मैंने इसी टाइप में आपको प्रोवाइड कराए थे। पॉलीमर, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलीथीन, सो आपके पास स्ट्रक्चर कैसा है पॉलीमर का, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ब्रैकेट क्लोज है, एन लगा हुआ है, दैट विल बी पॉलीथीन। प्लीज रिमेंबर, जो क्वेश्चन होता है वो डायरेक्ट फॉर्मूले से आ सकता है, पॉसिबल है उसका नेम नहीं लिखा हो, तो आप नेम के लिए अवेयर रहिएगा पहले से। ठीक है, और जब फॉर्मूला लिखा होगा तो जरूरी नहीं है कि वो मोनोमर यूनिट आपसे पूछेगा, आपसे मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन पूछ सकता है। ठीक है, या फिर विच टाइप ऑफ इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड इन दिस वन, किस टाइप में बिलोंग करता है वो, होमोपॉलीमर हेटेरोपॉलीमर कौन सी कैटेगरी में, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो केवल पॉलीमर का स्ट्रक्चर है तो मोनोमर कंसीडर कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉलीमर से आप क्या क्या इंफॉर्मेशन ये डेटा से निकाल सकते हो उसको समझो। आपके सामने दिया हमने पॉलीथाइलिन, पॉलीथाइलिन में आपके पास क्या है, मोनोमेरिक यूनिट्स लिख दिया हमने, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। अब किस टाइप से ये बना है, कौन सा मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन है, होमोपॉलीमर होता है, डेफिनेटली होमोपॉलीमर है ये। इसके बाद एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनता है और फ्री रेडिकल रूट फॉलो करता है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स दे दिए हैं मैंने, इसमें एक्स्ट्रा और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से, आपको जस्ट यूजेस देखने हैं। अगर रिएक्शंस आप देखना चाहो तो लास्ट में हमने एक्सप्लेन किया था अभी पॉलीथाइलिन का रिएक्शन, वापस देख लीजिए। अगर आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, हम क्या कर रहे हैं बेटा, पर ऑक्साइड, सपोज H2O2 ले लिया, इसको हमने एन टाइम ले लिया, कभी कभी रिपीटिंग यूनिट उठा करके दे देते हैं, तो यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन, इधर एक इलेक्ट्रॉन, आपके पास आ गया CH2, इसको आप रिपीटिंग यूनिट बोलते हो। ठीक है, डाई रेडिकल वाले को रिपीटिंग यूनिट मत बोलना, दैट इज जस्ट द मोनोमर यूनिट विच इज इन्वॉल्विंग टू डिफरेंट रेडिकल्स, वो रिपीटिंग यूनिट नहीं है।
जब रिपीटिंग यूनिट आएगा तो डॉट वाला सिंबल हट जाएगा वहां से और साइड में ऐसे कोवेलेंट वाले लाइन इंडिकेट होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास रिपीटिंग यूनिट। रिपीटिंग यूनिट वापस इसका करा दिया आपने पॉलीमराइजेशन, तो ये कन्वर्ट हो गया आपके पास CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंडाइन। अब बन गया आपके पास पॉलीइथाइलिन। ठीक है, ऐसे बाकी सब में भी है। पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड के लिए लिखा है, ये स्ट्रक्चर हो गया आपके पास। व्हाट इज द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर? मोनोमर का नेम क्या है बेटा आपके पास? क्या नेम देंगे इसको? विनाइल क्लोराइड। क्या नेम दे रहे हैं? विनाइल क्लोराइड, because only one type of monomer unit undergoes polymerization process, so this will be homopolymer formed by addition reaction and formed by also free radical route, free radical mechanism follow करता है। नेक्स्ट आते हैं हम पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल, या इसी को बोलते हैं हम ऑर्लॉन। ठीक है, ऑर्लॉन या फिर पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल। जो क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आया है वो ऑलमोस्ट पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल ना लिख करके ऑर्लॉन नेम देता है, जिससे आपको मोनोमेरिक यूनिट का कोई आइडिया नहीं लगेगा। ठीक है, तो ऑर्लॉन इज नथिंग, इट इज जस्ट द पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल। यूनिट क्या है इसके मोनोमर का? ओनली वन यूनिट। क्या क्या है? अक्राइलोनाइट्राइल, या फिर इसी को बोलते हो आप विनाइल साइनाइड। कौन से रूट से बनता है? लिखा है हमने, ऐसे डैश दिया हुआ है, इसका मतलब ऊपर वाला ही रूट फॉलो हो रहा है यहाँ पे। होमोपॉलीमर है, एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनेगा और फ्री रेडिकल रूट फॉलो करेगा। ठीक है, दूसरा है आपके पास ब्यूना एस। ब्यूना एस के केस में क्या है? मोनोमर यूनिट आपके पास कौन कौन से हैं ब्यूना एस के? आपके पास है 1,3 ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरीन। 1,3 ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरीन। स्टाइरीन के लिए आपको फॉर्मूला स्ट्रक्चर्स तो याद रखना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। स्टाइरीन बेंजीन रिंग के साथ CH डबल बॉन्ड CH2 है स्टाइरीन, और 1,3 ब्यूटाडाइन मैंने स्ट्रक्चर नहीं लिखा है, जस्ट नेम लिखा है। होप आप सब लोग स्ट्रक्चर फ्रेम कर लेंगे आराम से 1,3 ब्यूटाडाइन का। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। क्या है इसका? फ्री रेडिकल है, एडिशन पॉलीमर का एग्जांपल है, और हेटेरोपॉलीमर या कोपॉलीमर है। इट मींस दिस इज फॉर्म्ड बाय कोपॉलीमराइजेशन प्रोसेस और हेटेरोपॉलीमराइजेशन प्रोसेस। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास ब्यूना एन। ब्यूना एन क्या होता है? जिसमें दो मोनोमेरिक यूनिट्स हैं आपके पास, विनाइल साइनाइड एंड 1,3 ब्यूटाडाइन। हम आ जाते हैं ब्यूना एन के स्ट्रक्चर में, और इसका मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे लिखा नहीं हमने। विनाइल साइनाइड आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH, इधर हो गया बेटा CN। ठीक है, किसके साथ ऐड हो रहा है? 1,3 ब्यूटाडाइन के साथ अटैच हो रहा है। लिख देते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन, इट मींस CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, 1,3 ब्यूटाडाइन। जैसे हम इसमें परऑक्साइड कैटलिस्ट ऐड करेंगे, परऑक्साइड कैटलिस्ट में जैसे इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे, ये भी डाई रेडिकल में कन्वर्ट होता है और इधर भी डाई रेडिकल में कन्वर्ट होता है। यहाँ भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और डाई रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मींस आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो फ्री रेडिकल पोजीशंस हैं, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके पास? टोटल 4 तो हो गया आपके पास 1,3 ब्यूटाडाइन में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ पे। ये दोनों साइमल्टेनियस ब्रेकिंग इन्वॉल्व करते हैं बॉन्ड का, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है दोनों में, और इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल से बेटा, सेंटर पे क्या है 2 डिग्री फ्री रेडिकल, और ये 1 डिग्री वाले फ्री रेडिकल बन रहे हैं। कौन से? ये टर्मिनल वाला और ये टर्मिनल वाला, ऐसे इधर वाला और दूसरा जो बनेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास? ये हो गया CH2, फ्री वैलेंसी लिख दिया हमने, जस्ट डायरेक्ट लिख रहे हैं स्ट्रक्चर हम। CH के साथ CN सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और इधर CH2 आ जाएगा। जो क्वेश्चन पूछा हुआ था that is how many pi bonds are present in one unit, one molecule of ब्यूना N। ब्यूना N के 1 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में कितने पाई बॉन्ड्स हैं? यस, कितने पाई बॉन्ड्स दिख रहे हैं? नो, नॉट 2। ब्यूना N के सिंगल मॉलिक्यूल में कितने पाई बॉन्ड्स दिख रहे हैं? ट्राई करिए। 1 भी नहीं है बेटा, रॉन्ग आंसर है। 3 4 1 2 3 4 ऐसा नहीं आंसर देना है। 0 बोल रहा है कोई। 0 कैसे होंगे बेटा? डबल बॉन्ड तो दिख रहा है ना।
I'm asking only for pi bonds. Yes, now the answer is correct. Aryaman and other students also. 3 है बिकॉज यहाँ पे, इसलिए मैंने स्प्लिट करके लिखा, मुझे क्वेश्चन ही आपसे पूछना था। एक सिग्मा है और 2 पाई बॉन्ड्स बेटा यहाँ पे है, और इसके बाद 1 पाई बॉन्ड तो फाइनली यहाँ पे बन गया। मतलब यहाँ पे आपके पास 2 पाई बॉन्ड हो गए और इधर आपके पास 1 पाई बॉन्ड हो गया। टोटल मिला के हो गए 3 पाई बॉन्ड्स इन ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूना N। करेक्ट। सो थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। ओके, नेक्स्ट पार्ट आते हैं। टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का जो मोनोमेरिक यूनिट है उसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं? टेफ्लॉन के मोनोमर में कितने पाई बॉन्ड्स हैं? यस, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन टेफ्लॉन। वापस दे दिया 0। नहीं बेटा, 0 नहीं होगा, ध्यान से देखो। व्हाट इज टेफ्लॉन? CF2 डबल बॉन्ड CF2 है, ठीक है। ओनली 1, बिकॉज टेफ्लॉन में क्या नेम है इसका? टेफ्लॉन मींस मोनोमेरिक यूनिट का नेम जस्ट बताना है। व्हाट इज द मोनोमेरिक यूनिट्स नेम ऑफ टेफ्लॉन? मोनोमेरिक यूनिट का नेम क्या है? यस, प्लीज रिस्पॉन्ड फास्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन? 1,2 डाइफ्लोरो नहीं बोल सकते बेटा, ऐसे ही ऑप्शन रहेगा, रॉन्ग कर जाओगे। टेट्राफ्लोरोइथेन नहीं बोलेंगे बेटा हम, ध्यान दीजिए। टेट्राफ्लोरोइथेन नहीं, 1122 टेट्राफ्लोरोइथीन है, ठीक है। टेट्राफ्लोरोइथाइलिन ये बोल सकते हैं हम, बट आप जब IUPAC नेम की बात करेंगे तो इथेन मत बोल देना जो उसमें आके, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट आते हैं। मतलब CF2 डबल बॉन्ड CF2 होगा जो बाद में ब्रेक होकर के किसमें, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये एन टाइम अटैच है। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेफ्लॉन। यस, 1122 टेट्राफ्लोरोइथीन इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया आपके पास। किस टाइप का पॉलीमर है, कैसे फॉर्म होता है? होमोपॉलीमर है, ठीक है। कैसे फॉर्म होता है? एडिशन रिएक्शन से होता है। कौन सा रूट फॉलो करता है? फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन पॉसिबल है। और किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होता है? कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं? ये स्टूडेंट्स अभी जस्ट हिंट कर दिया मैंने आपको कि जो भी एडिशन पॉलीमर्स हैं जो भी आपके सिलेबस में दिए हैं वो सब हाइड्रोजन परऑक्साइड या बेंजोइल परऑक्साइड या किसी भी परऑक्साइड कैटलिस्ट के हेल्प से ही फ्रेम होते हैं, ठीक है। बिकॉज जितने भी होमोपॉलीमर के एग्जांपल दिया हुआ है वो अनसैचुरेटेड वाले हैं, ठीक है। हेटेरोपॉलीमर में भी जहां पे डबल बॉन्ड आ रहा है वहां पे परऑक्साइड कैटलिस्ट ही यूज करेंगे। सो ध्यान रखिएगा, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल परऑक्साइड कैटलिस्ट ही यूज हुआ है जितने भी एडिशन पॉलीमर का फॉर्मेशन हुआ है, एक्सेप्टिंग सम ऑफ देम। आगे आऊंगा मैं उस पे अभी। नेक्स्ट आ जाइए, नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन नाइलॉन 6, 1 यूनिट ऑफ नाइलॉन 6, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 6 हैं। मतलब जो नंबर इंडिकेट करता है दैट विल रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दैट मोनोमर यूनिट। क्लियर? व्हाट इज द मोनोमर यूनिट ऑफ नाइलॉन 6? आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम रिंग इज देयर। दिस इज द रिंग ओपनिंग पॉलीमर। होमोपॉलीमर तो है ही, और साथ में कैसा है? रिंग ओपनिंग वाला है, मतलब केवल साइक्लिक रिंग है विदाउट एनी लॉस। ये जस्ट ब्रेक हो जाएगा और दूसरे साइड पे दूसरे मॉलिक्यूल के टर्मिनल से जाकर के अटैच हो जाएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज पॉलीअमाइड पॉलीमर। क्या बोलते हैं इसको हम? पॉलीअमाइड पॉलीमर, बिकॉज CONH बॉन्ड होता है, ठीक है। कौन सा बॉन्ड होगा? CONH। कैसे हो रहा है CONH बॉन्ड, इसको देखते हैं अभी। जैसे यही है हमारे पास एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके पास है CO ग्रुप, ठीक है। CO ग्रुप है। प्रोटीन वाले में काफी सारा कुछ पढ़ा है मैंने इससे रिलेटेड। यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए तो बचेगा क्या आपके पास? एक टर्मिनल पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड। बीच में देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? ये 1 है सपोज, तो ये 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, ठीक है। कितने आ गए? इसको लेकर के 7, लेकिन होने कितने चाहिए? 5 होने चाहिए थे, मतलब यहाँ पे होना चाहिए था। तो ये हो गया आपके पास CO, इधर हो जाएगा CH2 कितने टाइम? 5 टाइम, और इधर हो जाएगा आपके पास NH फ्री वैलेंसी, ठीक है। क्लियर इतना? तो आपके पास ये वाला बॉन्ड होना चाहिए था यहां से यहां तक। चलिए, ये हो गया आपके पास मोनोमेरिक यूनिट जो रिंग ओपनिंग से बना है। इट मींस अब इसके पास जब आएगा और यहाँ पे आएगा तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट वाला जो यूनिट होगा वो कहां पे अटैच होगा? कार्बोनिल के साथ इधर, और कार्बोनिल के साथ है इसका मतलब जस्ट आफ्टर क्या आ जाएगा? CH2 5 टाइम अगेन आ जाएगा, ठीक है। वापस क्या आ गया? आप इधर NH आ गया।
मतलब ये कंटिन्यूअस चलता जाएगा, तो इसको हम बोल सकते हैं दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रेट चेन पॉलीमर। कैसा एग्जांपल है? स्ट्रेट चेन पॉलीमर का एग्जांपल है कौन? नाइलॉन 6 फाउंड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। जस्ट यहाँ भी ऐड हो रहा है, कंडेंसेशन नहीं हो रहा है बेटा, NH है और दूसरा वाली जो एंटिटीज है वो पॉजिटिव नेगेटिव एंटिटी जस्ट आके अटैच हो रही हैं, ठीक है, बाकी और एक्स्ट्रा कुछ नहीं इसमें। क्लियर? वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज पॉलीअमाइड पॉलीमर। नेक्स्ट आते हैं नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 के मोनोमेरिक यूनिट्स आपको बताने हैं, क्या होते हैं? यस, नाइलॉन 66 हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर इन ओनली वन यूनिट ऑफ द पॉलीमर? एक यूनिट पॉलीमर का लिया तो कितने मोनोमेरिक कितने कार्बन एटम्स हैं? 13, 12, 6, कुछ भी बोल रहे हो बेटा साहब, 12। नाइलॉन 66 दो बार नंबर आ रहा है बेटा, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ओनली वन यूनिट इज 6। हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन एंड एडेनिन नहीं, एडेनिन कहां से लेके आ रहे हो? एडेनिन नहीं बेटा, एडिपिक एसिड है। क्या प्रेजेंट है? एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, दीज आर टू मोनोमर यूनिट्स। दिस इज होमोपॉलीमर और हेटेरोपॉलीमर? यस बेटा, ट्राई करिए, कोई बात नहीं। होमोपॉलीमर है या हेटेरोपॉलीमर? मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, नाइलॉन 66 का मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है? यस, कंडेंसेशन एडिशन। एडिशन कौन बोल रहा है भाई? एडिशन नहीं होगा बेटा, नाइलॉन 66 में एडिशन नहीं है, नाइलॉन 6 में एडिशन बोलोगे आप, कंडेंसेशन है। यस, नाइलॉन 66 इज फाउंड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं हम, किस टाइप का पॉलीमर है ये? पॉलीएमाइड लिंकेज वाला है। किस टाइप का है बेटा? पॉलीएमाइड लिंकेज का है। इंटरमीडिएट क्या बनता है? नाइलॉन सॉल्ट। यहाँ पे लिखा है मैंने, इंटरमीडिएट इज नाइलॉन सॉल्ट, ठीक है। Yes, H2O is removed as a result of condensation reaction between carboxylic group and amine group. Very good. चलिए नेक्स्ट आते हैं हम दूसरे पेज पे। नेक्स्ट है आपके पास पॉलीमर, पॉलीएस्टर, that is also named as terylene or decron. What are the monomeric units here? Ethylene glycol and terephthalate acid. Sometimes it is given that ethylene glycol and dimethyl terephthalate is present. That is also considered as the monomeric unit. दोनों possibility है, terephthalate acid भी और dimethyl terephthalate भी possible है। Clear? This is the polyester polymer. It means इसमें ester linkage involved है। It is formed by condensation polymerization or step growth polymerization, as two different monomeric units are attached here to form the polyester, that is decron or terylene, so that this is also a heteropolymer. क्या बोलेंगे इसको हम? heteropolymer. Dimethyl terephthalate, dimethyl terephthalate, terephthalate acid का फॉर्मूला बताया था आप लोगों को। Will you say the formula? Yes, टेरिपेथैलिक एसिड, फॉर्मूला बोलिए फटाक से, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए बेटा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर टेरिपेथैलिक एसिड, एनीवन ऑफ यू? टाइप करके कैसे भी बता दो। कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेंगे टेरिपेथैलिक एसिड में? 3ArNO2 बोल रहा है भाई कौन? यस, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल है टेरिपेथैलिक एसिड, और वहीं पे टेरिपेथैलेट हो जाएगा बेटा, तो फॉर्मूला हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं DMT का, डाइमिथाइल टेरिपेथाइलेट का फॉर्मूला लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ये हो जाएगा बेंजीन, इधर हो जाएगा COO CH3, इधर भी हो जाएगा COO CH3। यूनिट क्या ले लिया हमने? इथाइलिन ग्लाइकॉल। व्हाट इज द, ये पैरा पोजीशन पे आ जाएगा COH ग्रुप। वेरी गुड। चलिए, ये हो गया। आपके पास एक इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। What is the molecule which is removed here between ethylene glycol and dimethyl terephthalate? अगर हमने पैथैलिक एसिड लिया, ध्यान दीजिएगा, टेरिपेथैलिक एसिड लिया और इथाइलिन ग्लाइकॉल, देन व्हाट इज द बाई प्रोडक्ट? वाटर। अगर हमने डाइमिथाइल टेरिपेथैलेट लिया अलोंग विथ इथाइलिन ग्लाइकॉल सेम टाइम से, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास? यस, बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा? मिथेनॉल। यस, पूछ रहे हो बेटा, बताना है, क्वेश्चन मार्क नहीं, श्योरिटी आनी चाहिए। मिथेनॉल है, वेरी गुड आंसर। बिकॉज जब डाइमिथाइल ग्लाइकॉल आ जाएगा यहाँ पे,
COOH CH आ जाएगा और इधर आपके पास है CH2OH, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास CH3OH जाएगा बाहर। ठीक है, कोई भी एक ऑक्सीजन ले लो, ये नहीं पूछता है ऑलमोस्ट। आपके पास ये पता होना चाहिए कि बाई प्रोडक्ट क्या है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है आपके पास नोवोलैक। नोवोलैक क्या है आपके पास? हेटेरोपॉलीमर है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलीमर। लीनियर नहीं है बल्कि ब्रांच्ड है, जिसमें फिनाइल ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मोनोमेरिक यूनिट्स फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। दिस इज अ हेटेरोपॉलीमर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कौन सा है? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है। नेक्स्ट आते हैं बेकेलाइट। बेकेलाइट इज व्हाट? दिस इज आल्सो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके पास, which of the following polymer is not having formaldehyde as monomer unit? ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड मोनोमेरिक यूनिट नहीं हो ऐसा पॉलीमर कौन सा है? ठीक है, तो नोवोलैक हो गया, बेकेलाइट हो गया, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर हो गया। ये तीनों कैसे हैं आपके सिलेबस के अंदर? ये फॉर्मल्डिहाइड मोनोमेरिक यूनिट वाले हैं। ठीक है, मेडिसिन नहीं, वो तो है ही नहीं बेटा, रिमूव सिलेबस है वो आपका, और उससे क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। ठीक है, आई थिंक हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन चले गए हो। करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं मेलामाइन पॉलीमर। मेलामाइन पॉलीमर में क्या है? जस्ट यहाँ पे जितने NH2 ग्रुप दिख रहे हैं ना मेलामाइन में, इसमें से केवल हाइड्रोजन एटम एक एक बाहर निकाल दो और दूसरे वाले यूनिट के साथ अटैच कर दो, दैट विल बी मेलामाइन पॉलीमर। अगर आपके पास मेलामाइन है, इसके साथ आप फॉर्मल्डिहाइड अटैच कर दीजिए, दैट विल गिव melamine polymer. It means it is also the polymer having formaldehyde as monomer unit. Clear? तो आपके पास टोटल फॉर्मल्डिहाइड वाले कितने हो गए? एक तो हो गया आपके पास मेलामाइन पॉलीमर, दूसरा हमने बताया आपको फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, दूसरा बताया आपको ये नोवोलैक है, और लास्ट क्या था आपके पास? बेकेलाइट। इट मींस इन्हीं चारों में से कोई एक एब्सेंट करके दूसरा पूछ देगा आपसे। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास PHBV। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ रेजिन इंटरमीडिएट। यहाँ पे इंटरमीडिएट रेजिन बनता है, ध्यान रखेंगे। PHBV पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलिरेट, पूरा नेम है इसका। दिस इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। कैसा पॉलीमर है बेटा? ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। टू डिफरेंट टाइप के मोनोमर यूनिट्स अटैच होंगे यहाँ पे, but both having the same common group carboxylic and hydroxy at beta positions. So इसको आप बोलते हो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, वैलेरिक एसिड बोल सकते हैं। ठीक है, 5 कार्बन एटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वैलेरिक एसिड हो सकता है, एंड 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड आर द मोनोमर यूनिट्स ऑफ PHBV। एंड पूरा नेम क्या है इसका? पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलिरेट, इसका फुल नेम है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोपॉलीमर। किसका एग्जांपल है ये? हेटेरोपॉलीमर, बिकॉज दो डिफरेंट यूनिट अटैच हो रहे हैं, केवल पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सी विल बी सेम और बाकी कार्बन एटम का लेंथ डिफरेंट है, इसलिए हम इसको हेटेरोपॉलीमर की कैटेगरी में रखेंगे। इट इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, आल्सो इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्या रिमूव होता है इसमें? बाय प्रोडक्ट वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट आते हैं नायलॉन 2 नायलॉन 6। दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, नायलॉन 2 नायलॉन 6। ग्लाइसिन एंड एप्सिलॉन कैप्रोइक एसिड्स आर देयर which are used as monomeric unit। कैप्रोइक एसिड, एप्सिलॉन कैप्रोइक एसिड बोला है, इसका मतलब सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे रिंग ओपनिंग वाला आपने नायलॉन 6 का देखा था, जस्ट वही ओपन कर दीजिए रिंग, टोटल 6 कार्बन एटम वाला, एक साइड पे NH2 और दूसरे साइड पे COOH हो गया, तो एप्सिलॉन अमाइनो कैप्रोइक एसिड होना चाहिए इसका नेम, एप्सिलॉन अमाइनो कैप्रोइक एसिड। जब आपके पास PDF जाएगा तो चेंज कर लीजिएगा वहां पे। ठीक है, एप्सिलॉन अमाइनो कैप्रोइक एसिड। ठीक है, जब आपके पास PDF जाएगा तो उसमें चेंज कर लीजिएगा आप लोग। एप्सिलॉन कैप्रोइक एसिड है अमाइनो पोजीशन के साथ। और ग्लाइसिन, ग्लाइसिन का फॉर्मूला, यस एनीवन ऑफ यू? ग्लाइसिन में नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम्स कितने होते हैं? बोलिए तो बेटा, फास्ट थोड़ा। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन ग्लाइसिन? यस, 3 कार्बन एटम्स।
नहीं, कायरल कार्बन एटम्स की बात कर रहा हूं इन ग्लाइसिन. Think about the formula of glycine. I have already told you glycine is the first alpha amino acid which has not any chiral center because its formula is COOH CH2 and then NH2. ये आपके पास ग्लाइसिन है. तो यहाँ पे कोई कायरल सेंटर नहीं है. ध्यान रखिएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे दो सेम हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हैं सेंट्रल कार्बन एटम के साथ, बाकी तो एक ही कार्बन एटम है. ठीक है, तो इसके साथ अटैच ये अल्फा कार्बन एटम है, अल्फा अमाइनो एसिड. करेक्ट. नेक्स्ट आते हैं. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोपॉलीमर एंड फॉर्म्ड बाय द स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस दैट इज कंडेंसेशन रिएक्शन. लास्ट है आपके पास पॉलीमर सिलेबस में डेक्स्ट्रॉन. डेक्स्ट्रॉन is formed by the lactic acid and glycolic acid. You have to just remember the name of monomeric units as well as their structures. स्ट्रक्चर किसका? मोनोमेरिक यूनिट का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए. ठीक है, बिकॉज ऑप्शंस में आपको फॉर्मूला प्लस प्लस करके दे देता है. करेक्ट. दिस इज द पॉलीएस्टर लिंकेज. पॉलीएस्टर पॉलीमर है, हेटेरोपॉलीमर है, पॉलीएस्टर है लिंकेज इसमें प्रेजेंट. सो दैट्स ऑल फॉर दिस थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ पॉलीमर. छोटा सा चैप्टर था, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम आ जाएंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री वाले पार्ट में. ठीक है, चलिए देखते हैं. बट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है इससे, ये ध्यान रखिएगा. बहुत लाइटली मत लेना कि छोटा सा चैप्टर है. ध्यान रखिएगा, दो दो क्वेश्चन आ जाते हैं इससे. नायलॉन इज, जस्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है हमने. नायलॉन इज पॉलीथीन, पॉलीअमाइड, पॉलीइथाइलिन, पॉलीएस्टर. रिपीट द प्रॉपर्टीज ऑफ टेफ्लॉन. टेफ्लॉन के लिए देखिए बेटा, टेफ्लॉन क्या है आपके पास, ध्यान दीजिए. अभी आंसर नहीं देना है, जस्ट थोड़ा सा होल्ड करिए. टेफ्लॉन है आपके पास CF2 डबल बॉन्ड CF2. ठीक है, इसी का हम पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में होमोलाइसिस करा देंगे. ये कन्वर्ट हो जाएगा CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 में. रिपीटिंग यूनिट हो गया. वापस हम इसको लिख देंगे पॉलीमराइजेशन. ये एन टाइम लिया, ये भी एन टाइम लिया, ये बन गया आपके पास CF2 सिंगल बॉन्ड CF2. इसमें आपको क्या याद रखना पड़ेगा, इसका नेम क्या है, आयुपैक नेम या कॉमन नेम. अगर कॉमन नेम पूछता है तो आपको जस्ट लिख देना है टेट्राफ्लोरोइथाइलिन. दिस इज द कॉमन नेम. Tetrafluoroethylene is the common name for monomeric unit of Teflon. Correct? अगर आपके पास इसमें पूछा जाता है पॉलीमर के लिए कि इसमें क्या प्रेजेंट है, किस टाइप का है ये, दिस इज फाउंड बाय होमोपॉलीमराइजेशन, दैट इज इन्वॉल्विंग एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, एंड ऑल्सो द मैकेनिज्म विच इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. कौन सा रूट फॉलो करता है? फ्री रेडिकल रूट फॉलो करता है. ठीक है, तो ये हो गया आपके पास टेफ्लॉन के लिए एग्जांपल कंसीडरेशन पूरा जितना उधर लिखा था हमने. नेक्स्ट आ जाते हैं. नायलॉन इज, क्वेश्चन में आते हैं बेटा. नायलॉन क्या है? पॉलीअमाइड. यस, पॉलीअमाइड है. चलिए, वेरी गुड. नायलॉन इज पॉलीअमाइड पॉलीमर. फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ नायलॉन सॉल्ट इज, द फॉर्मूला ऑफ नायलॉन सॉल्ट बोलिए तो. नायलॉन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है? C12H26O4N2. नायलॉन सॉल्ट. देखिए, नायलॉन सॉल्ट का मतलब एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाया बेटा हमने. ठीक है, समझ लीजिए पहले प्रोसेस इसका क्या है. आपके पास है एडिपिक एसिड, मतलब 6 कार्बन एटम वाला है. तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसका? एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन. क्या स्टेप होता है इसमें? एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन. तो आपके पास एडिपिक एसिड है COOH, इधर हो गया CH2 4 टाइम, इधर हो गया COOH. ये आ गया आपके पास एडिपिक एसिड. इसको हमने अटैच कर दिया हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, NH2 CH2 6 टाइम, इधर हो गया NH2. इन दोनों को हमने ऐड कर दिया. एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, मतलब जो टाइप बनेगा इसमें वो आ जाएगा आपके पास NH3 पॉजिटिव
CH2 6 टाइम है, वापस इधर आ जाएगा NH3 पॉजिटिव। नेक्स्ट वाला यूनिट ले लीजिए, CO माइनस, वापस आ जाइए CH2 4, फिर से आ जाइए इधर COO माइनस। इसी को क्या बोलते हो आप? नाइलॉन सॉल्ट बोल देते हो। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो गए आपके पास? 12 हो गए, मैच हो रहे हैं, सब में दिए हैं। हाइड्रोजन कितने हो गए आपके पास? यहाँ पे 12 हो गए, इधर कितने हैं? 8, 12 8 20 हो गए। ठीक है, तो 20 वाला है कोई दिया हुआ कि नहीं? नहीं दिया है 20 ये वाले, फिर 3 और 3 मतलब 26। तो 26 वाला पार्ट ये मैच हो रहा है, बाकी किसी में 26 नहीं है, तो हमें आगे काउंट करने की भी जरूरत नहीं है, मैच हो गया आंसर हमारा। ठीक है, वापस भाव्या, एक बार वापस काउंटिंग करो बेटा, देखो कितने हैं भाव्या, काउंटिंग करो। 6 कार्बन, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन एटम्स हो गए बेटा ना, CH2 6 हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन में 12 हाइड्रोजन एटम्स, और एडिपिक एसिड में दो साइड में तो हाइड्रोजन है ही नहीं कार्बन के पास, OH ग्रुप में है ना, तो CH2 पे कितने हो गए? 8 प्लस 2 उधर वाले हो गए, काउंट कर लो इधर से ही आप, तो 4 इधर, 5 1 6 हो गया इधर टोटल, मतलब 8 2 10, यहाँ पे 10 हाइड्रोजन एटम्स हो गए, और इधर कितने हो गए आपके पास? 12 2 14 2 16, तो 26 आ गया। ठीक है, जस्ट काउंट करना है। तो ये नायलॉन सॉल्ट के लिए एग्जांपल हो गया, कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें एन टाइम प्रेजेंट रहेगा, इसलिए हम नायलॉन सॉल्ट बोल रहे हैं इसको जस्ट। तो करेक्ट आंसर क्या है आपके पास? डी, सॉरी सी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। फाइबर्स आर फाइन, प्लेनर, लीनियर, और दूसरा क्या दिया है कुछ, क्रॉस लिंक्ड। फाइबर्स क्या होते हैं? लीनियर होते हैं? नहीं बेटा, फाइबर्स लीनियर पॉलीमर के अंडर में आएगा, जैसे सेलुलोज ले लिया हमने, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर तो रहेगा डेफिनेटली। फाइबर्स, ये स्टूडेंट्स प्लीज रिस्पॉन्ड थोड़ा फास्ट। हाँ, लीनियर की कैटेगरी में रख सकते हैं, बिकॉज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ सकती है वहां पे, हेटेरो एटम्स इन्वॉल्व नहीं होते। चलिए, क्रॉस लिंक्ड में ले लिया हमने, डी में। हाँ एक मिनट, लीनियर की कैटेगरी में रखेंगे ना बेटा फाइबर्स को, सी, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट आइए, फॉर्मूला ऑफ नायलॉन 66 कैन बी रिटन एज, करेक्ट फॉर्मूला क्या है नायलॉन 66 का? बोलिए, बी है, CH2 4 CONH NHN, ऑप्शन बी। यस, अदर स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड फास्ट, ऑल ऑफ यू पार्टिसिपेट करना है बेटा, कहानी नहीं, फटाफट बोलिए यहाँ पे आंसर। बी है करेक्ट आंसर, मैक्सिमम लोगों का बी आ रहा है, और बी करेक्ट भी है। चलिए ठीक है, अभी जस्ट पीछे हमने देखा टेरिलीनेस, पॉलीअमाइड, पॉलीसैकेराइड, पॉलीएस्टर, पॉलीपेप्टाइड, क्या है ये? टेरिलीन पॉलीएस्टर है। ठीक है, ए कौन ऑप्शन दे रहा है बेटा? ए तो होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है ए। नेक्स्ट आ जाइए, सी, सी पॉलीएस्टर। टेरिलीन और डेक्रॉन, क्या नहीं बताया इसका हमने? टेरिलीन बोल सकते हैं, ठीक है, पॉलीएस्टर बोल सकते हैं, या फिर डेक्रॉन बोल सकते हैं, पॉलीस्टाइरीन नहीं बोल सकते, ध्यान रखना, पॉलीएस्टर बोलेंगे। पॉलीस्टाइरीन बोलेंगे तो केवल स्टाइरीन मोनोमेरिक यूनिट रिपीट होता जाएगा, और वो ब्रांच्ड की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन है केवल वहां पे। ये कहा है आपके पास टेरिलीन, पॉलीएस्टर वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, एडिपिक एसिड यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ, किस में यूज करते हैं? बी, अभी पढ़ा आपने नायलॉन 6। नेक्स्ट आ जाइए, formation of teriline from 1 mole of terephthalate acid and ethylene glycol, how many moles of ethylene glycol required? yes, terephthalate acid 1 mole और ethylene glycol कितना मोल रहेगा? 2 मोल आ रहा है। यज्ञेश, ओके, यस वेरी गुड हरिप्रिया। चलिए नेक्स्ट आंसर फटाफट बोलिए, तो बी आ रहा है। ठीक है, बी कहां से बेटा? 2 मोल्स, यस 2 मोल रहेगा इथाइलिन ग्लाइकॉल, 1 मोल टेरिपेथैलिक एसिड बनेगा। Yes students, next, which is a regenerated fiber? regenerated fiber है cotton, rayon, nylon, टेरिलीन, regenerated. What is mean by regenerated? Any one of you?
Yes, please raise your hand. What is regenerated polymer? Semi-synthetic. Very good answer. Semi-synthetic को क्या बोलेंगे हम? Regenerated. कंफ्यूज नहीं होना बेटा, नेम देख करके. Regenerated polymer कौन सा है? कॉटन है, रेयन है, नाइलॉन है, टेरिलीन है. सेमी-सिंथेटिक में आएगा. ठीक है, चलिए बोलिए. रीजनरेटेड फाइबर कौन सा है? डी, टेरिलीन. और कुछ? एनीवन एल्स? बी, बी 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 रेयन. रीजनरेटेड फाइबर. ठीक है, चलिए, वेरी गुड आंसर. नेक्स्ट आते हैं बेटा. टेरिलीन इज द पॉलिएस्टर ऑफ. वापस आ गया, क्वेश्चन रिपीट हो गया, छोड़ते हैं इसको. टेरिलीन फाइबर पॉलीमराइजेशन प्रोसेस इज कैरीड आउट इन. किसमें होता है ये? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. टेरिलीन फाइबर पॉलीमराइजेशन प्रोसेस इज कैरीड आउट इन. कौन से मीडियम में करते हैं? वैक्यूम, इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ N2, इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ आर्गन एंड डार्क. बी, यस, इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ डाइनाइट्रोजन में करेंगे इसको. वेरी गुड आंसर. नेक्स्ट आ जाओ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर? सिंथेटिक पॉलीमर कौन है? यस, सोच के बोलना बेटा. सिंथेटिक पॉलीमर पूछा जा रहा है आपसे. नाइलॉन. यस, नाइलॉन इज द सिंथेटिक पॉलीमर. बाकी वूल हो गया, सिल्क हो गया, लेदर हो गया, ये सभी कैसे हैं? यस, फर्स्ट थ्री ऑप्शंस कैसे हैं? ए बी सी. कौन सी कैटेगरी में? नेचुरल आएंगे. वेरी गुड, नेचुरल पॉलीमर के एग्जांपल्स हैं. वेरी गुड. नेक्स्ट आते हैं. हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, ये सेम क्वेश्चन आ गया. हेक्सामिथाइलिन डाई अमोनियम एडिपेट. यस, यू नीड टू राइट द फॉर्मूला. यस, हेक्सामिथाइलिन डाई अमोनियम एडिपेट. एडिपेट मतलब एडिपिक एसिड का कार्बोक्सिलेट आयन है. जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलेट है, एसीटेट हो गया एसिटिक एसिड का, प्रोपियोनिक एसिड का प्रोपियोनेट हो गया, ब्यूटाइरेट हो गया. सेम कॉन्सेप्ट है, एडिपिक एसिड है तो एडिपेट हो जाएगा. ऑप्शन नंबर सी, CH2 4CO-. ठीक है, ठीक है. यस, यस, अदर स्टूडेंट्स प्लीज रिस्पॉन्ड फास्ट फॉर दिस वन. हेक्सामिथाइलिन डाइअमोनियम एडिपेट, रिप्लाई करिए. कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है? अरे नायलॉन सॉल्ट अभी पीछे बनाया था. ऑप्शन नंबर सी. यस, ऑप्शन नंबर सी. फटाफट रिस्पॉन्ड करो बेटा, रिपीटेड क्वेश्चन है जस्ट. चलो नेक्स्ट आ जाते हैं. फिनॉल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ. देखो आ गया क्वेश्चन. बेकेलाइट, नायलॉन, पॉलीस्टाइरीन एंड पीवीसी. फिनॉल किसमें यूज होता है? ए, बेकेलाइट. वेरी गुड, वेरी गुड. नेक्स्ट आ जाते हैं. करेक्ट स्टेटमेंट फॉर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर इज. Correct statement for thermoplastic polymer is it does not become soft on heating under pressure. It cannot be remolded. It is either linear or branch chain polymer. It is cross-linked polymer. C. आपको क्या देखना है? करेक्ट स्टेटमेंट देखना है. It is either linear or branched chain polymer. नहीं, कंफ्यूज हो रहे हो बेटा आप. आदित्य, थोड़ा सोचना है बेटा. क्रॉस लिंक्ड नहीं होता. थर्मोप्लास्टिक की बात करेंगे हम तो क्रॉस लिंक्ड नहीं होगा. अगर बी में हम आते हैं तो थर्मोप्लास्टिक का स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स ही वही है कि थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रीमोल्डेड, रीशेप्ड एंड रीसाइक्ल्ड. स्टार्टिंग में ही बोला आपको मैंने. थर्मोसेटिंग इज क्रॉस लिंक्ड. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ओनली फॉर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स. ठीक है, मींस इट इज इधर लीनियर और ब्रांच चेन पॉलीमर. पॉसिबल है ये. लीनियर हो सकता है, ब्रांच चेन पॉलीमर भी हो सकता है, एक ही पॉसिबिलिटी है. बाकी सब तो रॉन्ग दे रखे हैं. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए. द मोनोमर्स यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ डेक्स्ट्रॉन. डेक्स्ट्रॉन, लैक्टिक एसिड इन ग्लाइकोलिक एसिड. ये इस लास्ट वाले टेबल में ही था, लास्ट में ही लिखा था अभी ग्लाइकॉल के लिए. ठीक है, चलिए, वेरी गुड. नेक्स्ट आ जाते हैं. हो गया. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन. Which of the following is a polyamide? Again फिर से आ गया. नायलॉन, ऑरलॉन, टेफ्लॉन, टेरिलीन. ए हो गया. पेप्टाइड बॉन्ड इज की फीचर इन which one? पेप्टाइड बॉन्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. पेप्टाइड बॉन्ड इज ए की फीचर इन बी, प्रोटीन्स. वेरी गुड. एसीटेट रेयन इज प्रिपेयर्ड बाय. हालांकि ये क्वेश्चन नहीं है आपको सिलेबस में, आउट ऑफ सिलेबस है. एसीटेट रेयन किससे बनता है? यस, बी, ग्लिसरॉल. ए, एसिटिक एसिड, क्योंकि एसीटेट लिखा है.
नहीं, एसीटेट रेयन सेलुलोज के अंडर में भी आता है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, पॉलीमर हैव एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर वेट, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, लो मॉलिक्यूलर वेट, एब्सोल्यूट मेल्टिंग पॉइंट। यस, पॉलीमर के लिए करेक्ट क्या है? वन मिनट। Polymer have absolute molecular weight, average molecular weight, low molecular weight and absolute melting point। कौन सा करेक्ट है? बी, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। यस, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट बोल सकते हैं हम, ठीक है। लो मेल्टिंग पॉइंट हमेशा पॉसिबल नहीं है। एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर वेट मतलब एग्जैक्ट वैल्यू तो आएगा नहीं कभी भी। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट मेल्टिंग पॉइंट, ये भी नहीं, एंटायर रेंज होता है टेम्परेचर इसका ऑलमोस्ट। नेक्स्ट आते हैं CH2। CH2 इज ए मोनोमर, आइसोमर, पॉलीमर, इक्विमर। क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 A, दिस इज मोनोमर। वेरी गुड आंसर। Which one of the following can be used as monomer in a polymerization reaction? मोनोमर जैसा कौन यूज कर सकते हैं? ए को यूज कर सकते हैं और किसी को नहीं। यस C3H6 से यूज कर सकते हैं इसको कि नहीं? ओके, वेरी गुड आंसर ए। चलिए, वेरी गुड। क्लोरो क्या बोल सकते हैं इससे? क्या बनाएंगे बेटा हम? CH3 CH2 Cl से क्या बनाएंगे? PVC बनाएंगे। CH3 लिखा हुआ है, हालांकि क्वेश्चन ही रॉन्ग दिख रहा है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl होना चाहिए था, ठीक है। बट इसको हम फर्दर चेंज करके कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, ए इज द करेक्ट आंसर। नहीं, C3H6 एक और ऑप्शन है मेरे पास, इसके लिए सोचा नहीं आप लोगों ने अभी तक। इथाइल क्लोराइड, क्योंकि उसमें अदर स्टेप्स लगेंगे, जबकि हम डी में अगर आते हैं तो C3H6 है। फर्स्ट थिंग अबाउट द फॉर्मूला, पहले ही बोला था मैंने कि अगर फॉर्मूले पे फोकस करेंगे आप तो ज्यादा बेटर आंसर दे पाएंगे पॉलीमर के केस में जब स्ट्रक्चर की बात आएगी। डी विल बी द करेक्ट आंसर। व्हाई? C3H6 डबल बॉन्ड है ना, तो पॉलीप्रोपाइलीन। वेरी गुड, पॉलीप्रोपाइलीन विल बी फॉर्म। क्लियर? पॉलीप्रोपाइलीन विल बी फॉर्म। चलो नेक्स्ट आते हैं, द कैटलिस्ट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीइथाइलीन बाय जिगलर मेथड। जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज करते हैं जहां पे, क्या है करेक्ट आंसर? द कैटलिस्ट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन बाय जिगलर मेथड, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ट्राइमिथाइल अमोनियम एल्यूमिनियम। यस, ऑप्शन नंबर बी, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ट्राइफिनाइल एल्यूमिनियम नहीं होता बेटा, ट्राइमिथाइल एल्यूमिनियम। यस, ऑप्शन ए, ट्राइफिनाइल नहीं बोलते, वैसे ट्राइथाइल होता है यहाँ पे, ठीक है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट में टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड ट्राइथाइल एल्यूमिनियम होता है, ट्राइमिथाइल है तो ट्राई अल्काइल बोल सकते हैं हम। दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट आते हैं, ऑर्लॉन इज ए पॉलीमर ऑफ विच वन? लास्ट क्वेश्चन का आंसर बी, अक्राइलोनाइट्राइल। वेरी गुड आंसर, ऑलमोस्ट बी आंसर आ रहा है, करेक्ट है। यस, ऋत्विजा, वेरी गुड। Acrylonitrile is the correct answer. That is the Orlon, polymer of Orlon है, ठीक है। Acrylonitrile मोनोमेरिक यूनिट है, acrylonitrile विनाइल साइनाइड बोलते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, क्या हो गया भाई? नेक्स्ट चैप्टर आ जाते हैं सीधे हम, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। थोड़ा सा ही टाइम बचा है, थोड़ी स्पीड से चलेंगे बेटा, बहुत छोटा चैप्टर है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस वैसे है नहीं, बट इसमें से नंबर ऑफ मोल्स से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने के चांसेस होते हैं, ठीक है। या फिर परसेंटेज कंपोजिशन से रिलेटेड, 2-3 टाइप के क्वेश्चन है इसमें केवल। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक बना दिया कि लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन में अगर आपके पास बहुत सारी कहानी सुनाई है क्वेश्चन में ना, तो आपको जस्ट ये आइडेंटिफाई करना है कि कितने एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं और कंपाउंड कितने बन रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेट कंपोजिशन की बात आएगी तो डेफिनेटली एक ही सिंगल कंपाउंड का डेफिनेट कंपोजिशन की बात आएगी हमेशा। जैसे हमने बोल दिया कि वाटर, तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन किसको इंडिकेट करता है? द कंपोजिशन, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ एनी कंपाउंड इज ऑलवेज रिमेन्स सेम, that is free of its source of derivation.
मतलब सोर्स कहाँ से है वो मिलता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एग्जांपल ले लिया वाटर के लिए, तो आपके पास रेनी वाटर हो, रेन सीजन में जो भी बारिश का पानी आ रहा है वो हो, या फिर लेक का वाटर हो, वेल का वाटर हो, ठीक है, टैप वाटर हो, कुछ भी हो, सब में H2O ही रहेगा। इट मींस द केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर? सबके एक सिंगल मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? कम से कम 2 एलिमेंट होंगे यहाँ पे, ठीक है, मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं तो 2 एलिमेंट होंगे और 2 कंपाउंड की बात होगी, तभी तो हम मल्टीपल देखेंगे ना। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ट्राइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ठीक है। तो आपके पास मल्टीपल प्रोपोर्शन, यस, Fe2O3 है, Fe3O4 है, वेरी गुड। आपके पास 2 डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे और 2 डिफरेंट या उससे ज्यादा भी डिफरेंट कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है। सो ऐसा अगर क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, होता क्या है एग्जैक्टली लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? फिजिकल केमिस्ट्री आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है क्या? एनीवन ऑफ यू? चलिए मैं अनम्यूट करता हूं, आप अपना हैंड रेज करिए और बोलिए बेटा फटाफट, कौन बताना चाहेगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? यस, एनीवन ऑफ यू, प्लीज रेज योर हैंड। ये स्टूडेंट्स बोलिए बेटा, बोलिए, ट्राई करिए, अभी शर्माने का टाइम गया, फटाफट बोलिए, देखिए कितना आ रहा है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है? ये स्टूडेंट्स, व्हाट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? एनीवन ऑफ यू? नहीं? यस, ध्वनि बोलिए बेटा, ध्वनि, नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. So when two or more elements they combine in different proportion, like their empirical formula remains the same, but molecular formula differs. So then it is law of multiple proportion. एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर दोनों इसमें कहां से ऐड कर दिया रे बेटा? मतलब they combine with different ratio. They combine in different ratio. आप आई थिंक 50% ही समझ रहे हो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को, वापस एक बार ट्राई करना है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए मिताली। यस, नाउ यू कैन से लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अरे बोलो फटाफट। When two elements combine with each other in different proportions, these proportions bear अटक गए, ठीक है ठीक है, ट्राई करिए, वेरी गुड अटेम्प्ट। चलिए कंटिन्यू। when those two elements combine in different proportions, those proportions bear a whole number ratio. Yes, proportion by mass if you are saying that will involves the whole number ratio। जैसे CO है और CO2 है बेटा, एग्जांपल ले लिया, बहुत सिंपल सा मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिए हमने। अगर CO है और CO2 तो हम देख रहे हैं CO में अगर मैंने मान लिया 16 ग्राम ऑक्सीजन है तो CO2 में कितना है? 32 ग्राम है। दोनों का रेशियो ले लेंगे, ऑलवेज होल नंबर में रहेगा। It means the elements, 2 or more than 2 elements if goes to combine together to form 2 different or more compounds, in that case their ratios by mass will be always the integral multiple। ठीक है, क्या होगा? हमेशा होल नंबर में होगा, मल्टीपल में होगा, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या होता है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जिसमें आपके पास 3 एलिमेंट्स होंगे और कम से कम 3 डिफरेंट कंपाउंड्स की बात होगी, ठीक है। 3 एलिमेंट्स होंगे और कम से कम 3 डिफरेंट कंपाउंड्स की बात होगी, जिसमें पॉसिबिलिटी है कि एक एलिमेंट दोनों में इन्वॉल्व, 2 कंपाउंड में इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। एक एलिमेंट 2 कंपाउंड में इन्वॉल्व रहेगा। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। सपोज सल्फर है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ये दोनों आपस में कंबाइंड हो रहे हैं और डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ H2O बना दिया, सल्फर ऑक्सीजन के साथ SO2 बना दिया, हाइड्रोजन सल्फर के साथ H2S बना दिया। अब इस केस में क्या पॉसिबिलिटी होगी? क्या पूछ सकते हैं हम? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, मतलब एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो रहा है, दूसरा तीसरे के साथ कंबाइंड हो रहा है, तीसरा फर्स्ट वाले के साथ कंबाइंड हो रहा है इनडायरेक्टली, तो उसके जो रेशियोज रहेंगे दैट विल बी ऑलवेज द मल्टीपल ऑफ देयर मासेस, यू कैन से, या
रेसिप्रोकल ऑफ मासेज यू कैन से, ठीक है, मतलब बाई मास की बात हो रही है। थोड़ा सा आप डिटेल में इसको थियरी बस इसका पढ़िएगा और कॉन्सेप्ट यही रखना है, कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत, अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत आपको नहीं चाहिए फिर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम रिलेटिव एटॉमिक मास। व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास? सिंपल सी बात है कि अगर हम रिलेटिव एटॉमिक मास करेंगे तो एक स्टैंडर्ड हम कंसीडर कर लेंगे और उसके रेस्पेक्ट में हम दूसरे को फाइंड आउट करेंगे। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? इट इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट एज कंपेयर टू द एलिमेंट अदर एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है। मतलब स्टैंडर्ड किसको मान लिया हमने? कार्बन 12 आइसोटोप को मान लिया, और रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए मास ऑफ द एटम लिख दिया और 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए ग्राम एटॉमिक मास। इट इज द मास ऑफ एन एटम इन ग्राम। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर ग्राम में मेजर करेंगे तो ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे। एग्जांपल सामने लिखा है, क्या ग्राम एटॉमिक मास हीलियम का ले लिया हमने सपोज, तो यहाँ पे 4 होना चाहिए, हमने 2 लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। इधर क्या होना चाहिए आपके पास? 4 ग्राम, तो इसको कट कर लीजिएगा नोट्स में, 4 ग्राम लिख दीजिएगा। क्लोरीन है 35.5 ग्राम, कैल्शियम है 40 ग्राम, तो ये सब हो गया। एवरेज एटॉमिक मास ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू ये रिलेटिव और ग्राम के कंपैरिजन में। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें एवरेज एटॉमिक मास है, और क्वेश्चन बहुत सिंपल सा आता है, एकदम बोर्ड लेवल का क्वेश्चन आता है। आपके पास डिफरेंट परसेंटेजेस दे देगा कि कार्बन नेचर में परसेंट उसका प्रेजेंट है 99%, कार्बन 12 है मान लीजिए, कार्बन 14 दे दिया 1% है, तो आपको पूछ लेगा कि कार्बन का जो एवरेज एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम कितना आएगा। तो जस्ट आपको क्या करना है, जो परसेंटेज कंपोजिशन दिए हुए हैं उसका 12 में मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 के लिए आ गया, और 14 में मल्टीप्लाई कर दिया तो 14 के लिए। बट एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करते हैं किसी भी एलिमेंट के लिए हमेशा which exist in 2 or more than 2 isotopic forms, so total will be divided by 100, क्योंकि हमने परसेंटेज कंपोजिशन के लिए मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे परसेंटेज अबाउंडेंस जिसका रहेगा मल्टीप्लाइड बाय आइसोटोपिक मास डिवाइडेड बाय क्या लिख देंगे हम? 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास एवरेज एटॉमिक मास के लिए सिंपल फॉर्मूला। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है आपके पास? The mass of substance in gram and numerically equal to the molecular mass, means quantity wise हम just देखेंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास से सिंपल एग्जांपल्स ले लिए, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, किसी भी कंपाउंड के लिए जो है उसका मॉलिक्यूलर मास सिंपल इंडिकेट करते हैं 1 फॉर्मूला यूनिट के लिए। नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपको रिलेशन पता है, नंबर ऑफ मोल मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है। ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है बेटा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो आपके सिलेबस में है, बेसिकली एग्जाम में आने लायक क्वेश्चंस जो होते हैं। Na पार्टिकल से एवोगाड्रो नंबर है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 डेसीमीटर क्यूब एट एनटीपी, एट एसटीपी भी बोलते हैं इसी को। 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट इज आल्सो नेम्ड एज नंबर ऑफ मोल, 1 मोल, एंड 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड is also named as 1 mole of the molecule of that compound, means Na पार्टिकल होंगे हमेशा, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल फॉर्मूले और थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं जो आते हैं डायरेक्टली फॉर्मूले वाइज में। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, पार्टिकल्स आपको पता है, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय Na करते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी सब्सटेंस का अगर हमें फाइंड आउट करना हुआ तो क्या लिखते हैं? मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास वर्ड यूज किया, इसका मतलब 1 मोल के लिए हम मास ऑफ एलिमेंट का और उसके 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मोलर मास कंसीडर करेंगे और सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज। लास्ट है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट्स। अगर किसी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल को फाइंड आउट हुआ कि कितने मोल एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है पर्टिकुलर सब्सटेंस का, तो परसेंटेज ऑफ दैट एलिमेंट निकाल दिया, मतलब परसेंटेज कंपोजिशन बाय मोल, बाय मास नहीं, बाय मोल निकाल दिया उसका, अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल ऑफ द एलिमेंट आ जाएगा। अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, जैसे यहाँ पे देखो, a sample of calcium carbonate has calcium 40%, carbon 12% and oxygen 48%. If the law of constant composition is true, then weight of calcium in 5 gram of the sample of calcium carbonate from another source will be, कितना होगा? जस्ट आप फाइंड आउट करने की कोशिश करिए और फटाफट आंसर दीजिए। यू हैव ओनली 1 मिनट टू सॉल्व द क्वेश्चन। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करिए।
डी, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है आपका। और कुछ बोलिए, बाकी लोग भी रिप्लाई करो। मोल एंड मॉलिक्यूल, क्या कंफ्यूजन है बेटा? चलिए अनम्यूट करता हूं मैं आपको थोड़ी देर के लिए। आप बोलिए क्या कंफ्यूजन आ रहा है उसमें। आई थिंक कि कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सिंपल टॉपिक है बहुत ही। यस, क्या कंफ्यूजन आ रहा है बताइए, सॉर्ट आउट करते हैं प्रॉब्लम। बी, बी इज द करेक्ट आंसर। वेट ऑफ कैल्शियम इन 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बोला है। कब मोल यूज करना है, कब मॉलिक्यूल यूज करना है, ये नहीं समझा। नहीं बेटा ऐसा नहीं, आपके पास जब क्वेश्चन रहेगा ना, तो आपके पास क्वेश्चन पढ़ के ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की बात हो रही है तो वहां पे 1 मोल एटम आपको यूज करना है। अगर पूरे सब्सटेंस की बात हो रही है, कंपाउंड दिया गया है वर्ड अगर स्टेटमेंट में, तब वहां पे पूरे मॉलिक्यूल की बात की जा रही है। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपके लिए ले लूंगा अभी, ये खत्म होने दीजिए ये वाला क्वेश्चन। ये सॉल्व कर रहे हो सब, आंसर करिए बेटा, कितना टाइम लगा रहे हो। ऑप्शन नंबर बी, बी करेक्ट आंसर है। ऑलमोस्ट आंसर बी आ रहा है, बी अगेन, संकल्प, वेरी गुड। और कुछ लोग रिप्लाई करो भाई, फटाफट सॉल्व करो बेटा। कैल्शियम कार्बोनेट 40% है, 12% है, 48% है। द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज ट्रू, then the weight of the calcium in 5 gram of the sample of CaCO3 from another source will be, उतना ही होगा जितना पहले वाले में है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। चलिए बी इज द करेक्ट आंसर फॉर फर्स्ट वन। नेक्स्ट वाले में नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स प्रेजेंट इन 90% प्योर सिल्वर वायर वेइंग 10 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड आंसर हरिप्रिया, वेरी गुड अटेम्प्ट बेटा। यस अदर स्टूडेंट्स, कोई डाउट आ रहा है क्या बेटा किसी को? प्लीज रेज योर हैंड, you are free to ask here, don't worry, I will solve the query. If you have any doubt please raise your hand just. मैं यहाँ पे इनेबल कर रहा हूँ आपको अनम्यूट करने के लिए। चलिए अब आप अनम्यूट कर सकते हो खुद को और पूछ सकते हो बेटा। सिल्वर वाला सम सॉल्व करें, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन आपके पास। नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स प्रेजेंट इन 90% प्योर सिल्वर वायर वेइंग 10 ग्राम। आपके पास बेटा मोलिकुलर वेट दिया हुआ है, कितना है? 108 है, ठीक है। और आपके पास दिया हुआ है प्योरिटी कितनी है? 90% है, ठीक है। तो 10 ग्राम का पूछा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हमारे पास 108 ग्राम होता सिल्वर, ठीक है, 108 ग्राम होता तो कितने एटम्स होते? Na, जो 100% प्योरिटी का होता, ठीक है, 100% प्योरिटी का। तो अगर 90% प्योरिटी का ही है तो क्या लिखेंगे? 90% प्योरिटी का है तो मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास तो चेंज नहीं होने वाला है ना, ये तो 108 ही रहेगा। अब आएगा कितना ये आपके पास? Na हो जाएगा इधर, पूरा कितना है आपके पास? 108 डिवाइड किससे हो रहा है? 90 से, ठीक है। कितना है? 10 भी दिया हुआ ना, 10 ग्राम में है, तो 10 ग्राम के लिए कितना लिख देंगे हम? 1 मिनट। Number of silver atoms present in 90% pure wire silver wire weighing 10 gram is 108 ग्राम। अगर है तो कितना रहेगा? 108 ग्राम सिल्वर में आपके पास है टोटल Na पार्टिकल्स, ठीक है। जब ये 100% प्योरिटी वाला हो जाएगा तो 10 ग्राम में पहले निकाल लीजिए कितना होगा? Na by 108 इंटू क्या लिख देंगे? 10, ठीक है। अब आपके पास कितना पूछा है? 90% प्योरिटी का है, तो 90% प्योरिटी के लिए कितना हो जाएगा आपके पास? Na इंटू 10 डिवाइडेड बाई 108 इंटू 90 इंटू 100 आना चाहिए। कैंसल आउट हो गया।
ट्राई करते हैं एक बार इसको सॉल्व करके, देखिए कितना आंसर आ रहा है, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नहीं तो यूनिटरी मेथड लगा देंगे और ज्यादा सिंपल हो जाएगा। सी विजयकर ऑड मीन्स टू, अच्छा ओल्ड मीन्स में हो, ठीक है। सॉल्व करके बताइए एक बार कितना आ रहा है ये डेटा से। सी आ रहा है, वैसे आंसर करेक्ट आना चाहिए। मोल का एग्जांपल 5.55 10^2, हाँ अप्रोक्सीमेटली आ रहा है आंसर, ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, 100/90, ओके। अच्छा ऐसा करते हैं, शॉर्टकट ही लगा देते हैं, शॉर्टकट में ज्यादा इजीली आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। सर बोलिए बेटा। सर उसमें जो आपने लिखा है ना 100/90 into 10 into 100/90 डेसिमल में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, डेसिमल में डिफरेंस आ रहा है उससे। नहीं उधर 90/100 लिखते तो सी आ रहा है। करेक्ट आ रहा है, हाँ चलो देख लेते हैं वापस एक बार। तो आपके मैंने पास क्या, 90% प्योरिटी का है ना, यस तो और ये 108 ही है आपका, कितना आ जाएगा 100/90 से एग्जैक्ट आ रहा है 5.0 10^22। यस सर 5.01 into 10 to the power 10 to the power 22 आ रहा है। ओके चलो ठीक है, वापस देख लेते हैं। Na हमने क्या लिखा था, नंबर ऑफ टोटल पार्टिकल्स कितने होंगे, Na इनटू क्या लिख दें हम यहाँ पे, अगर मान लो हमने परसेंटेज वाले पार्ट को ही खत्म कर दिया, 90% ही बोल दिया ऐसा, करेक्ट। और नीचे क्या है हमारे पास 108 है, ठीक है, यस सर, यही ना। और तो एक इस into 10 भी आ जाएगा 10 ग्राम्स के लिए। 10 कहाँ पे आ रहा है, नीचे, नीचे ऊपर कहाँ, सर आएगा ऊपर 10 numerator। आएगा। ऊपर आएगा। यस ऊपर। तो कितना आ जा रहा है आपके पास टोटल वैल्यू, 10 आ गया, 5.01। 9 आ गया, हाँ 1 2, और Na की जगह हम रख देंगे सीधा वैल्यू, तो 6.022 होता है, हाँ 5 अप्रोक्सीमेट आ गया, फिर इंटू 10^2 कितना आ जाएगा फिर 22, क्योंकि एक डेसिमल वाला पॉइंट ऊपर चला जाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट वाले में आते हैं अभी। सर ये क्वेश्चन में हम Na/12 मतलब Na को 6.022 के बदले 6 लिख सकते हैं हाँ इजी लिख सकते कैलकुलेशन हैं, के लिए। क्योंकि 022 वाला कोई आंसर मैच नहीं हो रहा है ना, तो डायरेक्ट हम 6 ले लेते हैं, चलेगा। ओके सर। 022 वाला मैच होता तो उसको ले लेते, लेकिन उसमें कोई ऑप्शन नहीं मैच हो रहा है, और फर्स्ट वाले में डिफरेंस ज्यादा आ रहा था। नेक्स्ट आ जाइए, फास्फोरस ऑक्साइड 43.6%, फास्फोरस एटॉमिक मास 31, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड डी, PO2 लेके आ रहा है बेटा, कैसे PO2 नहीं आएगा। यस ऑप्शन नंबर ए में बी करेक्ट, सॉल्व करके बता रहे हो ना ये स्टूडेंट्स, चलो ठीक है, वेरी गुड हरिप्रिया, वेरी गुड आंसर। P2O5 सबको आ गया है क्वेश्चन। ये देखो फास्फोरस ऑक्साइड बोला है इसने, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि एम्पिरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए एकदम मैं सिंपल वे में बता दे रहा हूं, आपने बहुत बार पढ़ा होगा मेथड ये, ठीक है। वापस रिकॉल कर लीजिए, जस्ट एक थोड़ा फास्ट आंसर आ जाएगा। कुछ ही लोग आंसर दे रहे हैं, बाकी सब आई थिंक सॉल्व करने में है या कंफ्यूजन है। फास्फोरस ऑक्साइड की बात कर रहे हैं बेटा, तो अगर एक एलिमेंट दिया हुआ है और इसका ऑक्साइड मतलब रिमेनिंग पोर्शन विल बी ऑफ ऑक्साइड ओनली, और परसेंटेज कितना दिया हुआ है इसका 43.6% है, तो ये कितना हो जाएगा 56.4 लिख सकते हैं परसेंटेज में।
अब इसका हम एटॉमिक रेशियो निकाल लेते हैं। ये परसेंटेज अबाउंडेंस है और ये एलिमेंट है, इधर हम निकालते हैं एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो क्या होता है? परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो 43.6 डिवाइडेड बाय कितना कर दिया हमने? 31, और ये हो गया 56.4 डिवाइडेड बाय 16। सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है ये? 31 का 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 126 कितना आ रहा है देखिए, और इसका कितना आ रहा है? सॉल्व करिए फटाक से, होल नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए इसको। ये थोड़ा ज्यादा आ रहा है, मतलब 1 से 1.5 के आसपास आएगा। ये 1.5 के आसपास आ रहा है, और ये 16 3 48 3 8 56 64 16 चौके 64 इतना आ रहा है, 3.4 आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना? ये 3 हो जाएगा। फिर नहीं आ रहा है इससे। दूसरा देखो, करेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करो तो फिर आंसर आ जाएगा बेटा। मेथड यही रहेगा, फास्फोरस, और इधर है आपके पास ऑक्सीजन। फास्फोरस के लिए है कितना आपके पास? 43.6, और ये हो गया आपका 56.4। एटॉमिक रेशियो निकाल लीजिए, 43.6 डिवाइडेड बाय 31 फास्फोरस का, और 56.4 डिवाइडेड बाय 16। इसको सॉल्व करके जरा देखिए फटाक से कितना आंसर आया दोनों का। फिर इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए तो थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। 1.4 3.52 आ रहा है, 1.4 और 3.52 आ रहा है। तो होल नंबर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 से जाएगा, और ये कितने से जा रहा है? अगर इसको 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये फास्फोरस 2 टाइम 2.8 मतलब अप्रोक्सीमेट 3 आ रहा है, और ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 2 टाइम करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 7 के आसपास आ रहा है। P3O7 नहीं, इसमें तो नहीं आ रहा है। रेशियो अगर आता तो हम बोल सकते थे, कुछ गड़बड़ है इसमें। देखिए क्वेश्चन में डेटा सफिशिएंट है, 31 दिया भी है इसका। फास्फोरस ऑक्साइड, सर बोलिए। यस सर बेटा। क्या हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में there are only 2 phosphorus atoms and there are 5 oxygen atoms, right? So out of the total, oxygen has a greater percentage mass wise. So but in this case it will be like oxygen ka percentage wise at least would be something like तो for 60% होगा ना? 70 or something more, because it's 2:5 ratio. हाँ, क्योंकि डायरेक्ट तो सॉल्व सी में करने हो के बाद सकता है सर, बिकॉज सी में phosphorus has like again 2:3 ratio, इसका but मतलब ऑप्शन आपका PO2 ही आना चाहिए करेक्ट फिर। Sir, So A is Sir, correct, but no? actually A is also coming out to be right because मैंने A का जो मैंने actually I just calculated the percentage of phosphorus in the complete compound. Like A में 31 plus 31 plus 16 times 5 ये करके मैंने कैलकुलेट किया तो A में परफेक्ट 43.6% आ रहा है, बाकी Yes, किसी में sir. आ नहीं आ रहा है। सर मैंने क्या किया था कि 1.4 को डिवाइड, जब मुझे 1.4 3.5 आया तो मैंने डिवाइड कर दिया 1.4 दोनों तरफ, तो 1 और 2.5 आया, फिर मैंने इंटू 2 कर दिया। यस सर मेरे को भी सेम हुआ है। तो करेक्ट आंसर किसको कंसीडर कर रहे हो आप लोग? डी को? नहीं सर ए को। ए को ही आएंगे ना? A वाला ही आएगा। P2O5 आ रहा है। हाँ, दूसरे मेथड से P2O5 अगर परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो P2O5 आ रहा है, अदरवाइज इसमें तो गड़बड़ आ रहा है फिर आंसर, है ना? यस एम्पिरिकल फॉर्मूला इससे नहीं आ रहा है। सर अगर 3.5 को 1.4 से डिवाइड कर दे तो फिर हो जाता है, मतलब एक 1 और मिनट रुको। 2 हाँ है। हाँ सॉरी, आ जाएगा आ जाएगा। देखते हैं कितना आया था, 1.4 आया था ना, और ये कितना Yes, आया sir. था? 3.5 आया था। तो सिंपलेस्ट रेशियो में ले लेंगे तो आ जाएगा ये 1, और और ये ये कितना आ जाएगा? 2.5। 2.5 के आसपास। हाँ, तो P हो गया, होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे 2, और वो हो गया 5, आ जाएगा P2O5 एग्जैक्टली आएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं।
जस्ट ये नंबर ऑफ मोल के लिए फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास ऑफ द कंपाउंड। कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, एन टाइम हो जाएगा। यही एक फार्मूला है। वेपर डेंसिटी वाला आपको सिलेबस में दिया ही नहीं है, वो रिमूव कर दिया है, तो उससे रिलेटेड मैंने कुछ भी नहीं लिखा है इसमें। नेक्स्ट पार्ट आते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गोल्ड प्रेजेंट इन ए पीस ऑफ गोल्ड हैज मास 12.6 ग्राम। गोल्ड का मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 197। नंबर ऑफ मोल्स Sir, ऑफ can you गोल्ड please कितना zoom in? प्रेजेंट है? अच्छा, एक मिनट, चलिए सॉल्व करके फटाफट आंसर बोलिए तो बेटा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी फ्रॉम ध्वनि। और कोई? ट्राई करिए सब लोग। हाँ सर, सी बराबर। आ रहा है आंसर? ये आ रहा है सर। सबको आ गया? सी 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 मैक्सिमम आंसर्स आ गए। बाकी लोग भी रिप्लाई करो भाई, साइलेंट मोड में नहीं बेटा, ट्राई करना है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये सब। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गोल्ड प्रेजेंट इन ए पीस ऑफ गोल्ड हैज मास 112.6 ग्राम इज सी। चलिए ठीक है, करेक्ट आंसर। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर कितना रहेगा? ऑप्शन डी 88.9। और कोई? यस सर, परसेंटेज डी आ ऑफ रहा ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर D आ रहा कितना है? है, डी डी आएगा। है, डी है, डी है। वेरी गुड। नेक्स्ट है, गैसियस मिक्सचर कंटेन्स ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन द रेशियो 1:4 बाय वेट। रेशियो ऑफ देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। थोड़ा सोच के बोलना है बेटा। Gaseous mixture contains oxygen and nitrogen in the ratio 1:4 by weight. The ratio of their number of molecules. परसेंटेज बाई वेट है और मॉलिक्यूल्स की काउंटिंग का रेशियो है, ध्यान रखिएगा बस। यस यस, ट्राई करिए बेटा। ए से ए आ गया, हरिप्रिया। और कोई? अदर स्टूडेंट्स, अदर स्टूडेंट्स प्लीज फाइंड द आंसर। यस यस, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ बेटा। ए आंसर आ गया। एक और नहीं समझ आ रहा है कैसे सॉल्व करना है? ठीक है, बताते हैं बेटा। अभी गैसियस मिक्सचर कंटेन्स ऑक्सीजन। चलिए एक हिंट दे देता हूं आपको मैं। आपके पास Sir, A आ रेशियो गया। है बाई वेट। बाई वेट अगर ऑक्सीजन आप लोगे तो कितना है? 32 है। और नाइट्रोजन कितना है बेटा? 28 है। रेशियो कितना है? 1:4। इसका मतलब 1/32 कर दें, और दूसरे को अगर हम कर दें 1/28, तो 1/28 की जगह क्या करना है? 4 का रेशियो है ना, तो 4/28 हो जाएगा। तो रेशियो कितना हो जाएगा ओवरऑल? करेक्ट आंसर 1/32 इज टू 4 अपॉन कितना? 28 डाई नाइट्रोजन के लिए। आंसर कितना आ जाएगा? 32। यस, आई थिंक समझ में आ गया। अभी देख के आंसर बता सकते हो ये क्वेश्चन का। तो बाई वेट लिख दिया हुआ है और मॉलिक्यूल के लिए पूछ रहा है। ठीक है, कितने लोगों को समझ में नहीं आया? देखिए बेटा, कंफ्यूज मत होइए, इसमें थोड़े से टर्न किए हुए क्वेश्चंस हैं ये सब, लेकिन सिंपल है। जो आपने पढ़े हुए बेसिक से एफबी वाले में जो पढ़े हुए बेसिकली आपने, वो सारे क्वेश्चंस हैं। आपके पास ऑक्सीजन और डाई नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, तो हमको पता है कि ऑक्सीजन O2 है और नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में ही रहेगा अगर गैसियस मिक्सचर की बात करेंगे तो। ठीक है, चलिए देख लीजिए बेटा, नहीं आया तो ऑक्सीजन का मास कितना ले लेंगे हम? 32, और नाइट्रोजन का कितना लेंगे? 28। ठीक है, लेकिन रेशियो क्या दिया हुआ है? O2:N2 कितना है? 1:4 है। करेक्ट, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसका मतलब मोल वाले पार्ट्स हो तो Na तो कैंसिल आउट हो गया, दोनों के Na के लिए ले लिया हमने, तो 1 के लिए ही कंसीडर किया।
तो कितना हो जाएगा ये 1/32 लिख दिया अगर हमने नंबर ऑफ मोल के लिए, मास अपॉन मोलर मास, तो 1 यूनिट कंसीडर किया, अपॉन मोलर मास कितना 32, इस कितना ये 4 टाइम है, मतलब 4 अपॉन कितना हो जाएगा 28। तो बोला क्या है, मॉलिक्यूल का रेशियो ही तो बोला है हमसे ना, तो कितना हो जाएगा रेशियो 1/32 अपॉन 4/28, यही लिखेंगे, 417 लिख सकते हैं, मतलब 1/7 लिख सकते हैं, ऊपर चला गया तो 7/32 आ गया बेटा। आई थिंक पॉइंट क्लियर है अभी। यस यस स्टूडेंट्स, चलिए कोई किसी को डाउट तो नहीं है इसमें अभी कैसा सॉल्व करना है। ध्यान रखिएगा जब बाई वेट की बात आएगी तो आप मॉलिक्यूलर वेट और मोल को कोरिलेट कर दीजिए जस्ट यहाँ पे, क्योंकि रेशियो बोला है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। फास्फोरस ऑक्साइड, वापस वही क्वेश्चन है, ये तो हो गया। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अब पोटेशियम क्लोरेट इज 80% प्योर, देन 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। चलिए आंसर बताइए। थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं इसको, चलो जूम कर दिया, अब निकालिए। If potassium chlorate is 80% pure, then 48 gram of oxygen would be obtained from, to produce 48 gram oxygen would be produced from 80% प्योर है, मतलब 100 ग्राम हमने लिया तो 80 ग्राम ही हमारे काम का है, बाकी 20 ग्राम वेस्ट है, ठीक है। निकाल दीजिए आंसर फटाफट। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 2 मिनट्स दे रहा हूं मैं, चलिए सॉल्व करिए बेटा, 2 मिनट है आपके पास, थोड़ा फास्ट करिए, 1-2 क्वेश्चंस और हैं और इससे ज्यादा कुछ आने वाला नहीं है इतना। ऑप्शन नंबर ए सॉल्व करके भेज रहे हो ना बेटा सब लोग। पोटेशियम क्लोरेट 80% प्योर सैंपल है, वेरी गुड यज्ञेश, ठीक है आंसर आपका करेक्ट है। बाकी लोग ट्राई करिए बेटा, ट्राई करिए, देखते हैं किसका आंसर आ रहा है जल्दी। 1-2 लोग ही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बाकी सब साइलेंट मोड में आ गए हो। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। ए आ गया, ए आ रहा है आंसर जिनका करेक्ट है। सी वाले वापस ट्राई करिए, जिसका आंसर सी आ रहा है उसको फटाफट ट्राई करना है, फिर से एक बार बेटा थोड़ी स्पीड बढ़ाइए। A potassium chloride is 80% pure, then 48 gram of oxygen would be produced from, atomic weight दिया हुआ है 39 रखना है, 40 नहीं, ठीक है। जिसका हो गया है नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ट्राई करेगा। O2 मनस्वी, ठीक है 153.12 करेक्ट आंसर है बेटा, करेक्ट आंसर है। ए ध्वनि करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2.76 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट, एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर इज 108 ऑन बीइंग हीटेड स्ट्रांगली यील्ड्स ए रेसिड्यू वेइंग। सिल्वर कार्बोनेट है बेटा, तो किसमें डिकम्पोज हो जाएगा, सिंपल कार्बोनेट्स को डिकम्पोज करते हैं तो ऑक्साइड बनता है, और किसमें कन्वर्जन होता है CO2 में। तो जस्ट आपके पास है 2.76 ग्राम सिल्वर, रिएक्शन लिखिए, स्टेशियोमेट्रिक इक्वेशन मैं हिंट कर दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व करिए फटाफट। आई थिंक ये लास्ट स्लाइड होगा, हाँ लास्ट ही यही है, मैं हिंट कर दे रहा हूं यहाँ पे 2.76 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट बोला गया है आपसे, देखिए
आपके पास है सिल्वर कार्बोनेट, मतलब Ag2CO3 है, किसमें कन्वर्जन हो रहा है बेटा? Ag2O प्लस CO2 में ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। जस्ट मोलर मास को स्टोइचियोमेट्री अप्लाई करिए और सॉल्व करिए, ठीक है? थोड़ी स्पीड बढ़ाइए। मतलब रेसिड्यू क्या है आपके पास? Ag2O है, ये तो बाहर निकल गया, इसकी बात ही खत्म हो गई, ठीक है? एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर 108। आंसर दीजिए बेटा फटाफट। हिंट दे दिया आपको। देखो ये इसमें कितना है सिल्वर का? 2 × 108 हो जाएगा, प्लस कार्बन का हो जाएगा 12, प्लस ऑक्सीजन हो गया 48, ये दोनों मिला के हो गए 60, ये हो गया 216 प्लस 60 कितना हो गया? 276, ठीक है? अगर 276 ग्राम है तो ये कितना आ रहा है? 216 प्लस 16 मतलब 232 आ रहा है। ये सीधा डेसिमल लगाना है, बाकी कुछ तो करना ही नहीं है। अगर ये 276 है, 232 आ रहा है, इसका मतलब अगर ये 2.76 हो जाएगा 2.32 आ जाएगा, कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे कोई प्योरिटी परसेंटेज ऐसा कुछ तो दिया नहीं है, बस रिएक्शन लिखिए, फटाक से आंसर दीजिए बेटा। कंपेयर करना है जस्ट मॉलिक्यूलर मास को। डन। नेक्स्ट सॉल्व करिए। 2 ग्राम of a mixture of CO and CO2 on reaction with Higgs's I2O5 produce 2.54 gram of I2. What will be the mass percentage of CO2 in the original mixture? ठीक है, यहां भी वैसे ही है। CO और CO2 on reaction with Higgs's of I2O5 2.54 ग्राम ऑफ I2 बना रहा है। What will be the mass percentage of CO2? निकालिए फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से और सॉल्व करिए, ट्राई करते रहिए। दूसरा आंसर देखते हैं तब तक हम। जिसका हो जाएगा ऑन द स्पॉट दूसरा सॉल्व करेगा बेटा। यस यस, कुछ आया? Two gram of a mixture of CO and CO2 on reaction with Higgs's I2O5 produces 2.54 gram of I2. बाकी सब CO2 में कन्वर्ट हो गया इन केस, ठीक है? क्या बोल रहे हो बेटा? 1 मिनट, मैंने ध्यान नहीं दिया चैट बॉक्स पे। 1 मिनट। ये आपके लिए रखा हुआ है हमने क्वेश्चन, पहले आप इसको ट्राई करेंगे, सरेंडर नहीं करना है। पहले आप इसको ट्राई करिए, उसके बाद नहीं आए तो बोलिए। ट्राई करिए बेटा, भागना नहीं है, सरेंडर नहीं करना है। अच्छे आंसर दिए हैं आपने पीछे वाले क्वेश्चंस के भी। On subjecting 10 ml of mixture of N2 and CO2 repeat electrospark 7 ml of O2 is required for combustion. मतलब NO बन जाएगा। What was the mole percent of CO in mixture? All volumes were measured under identical conditions. ये दोनों क्वेश्चंस आप करके मुझे शेयर करेंगे, ठीक है? दोनों क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे। इसको जेई देने जा रहे हो, उसी से क्वेश्चन उठा लिए, जेई मेन वाले से ही। फटाफट इसका आंसर देंगे आप। ए नहीं बेटा, थोड़ा गड़बड़ कर गए, थोड़ा गड़बड़ कर गए। ए ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। दोनों जेई वाले क्वेश्चंस लेवल के लिए हैं, थोड़ा चेंज कर दिया है बस। फर्स्ट वन इज सी। कौन है? 189। चल बेटा, फर्स्ट स्टेप क्या बोला? आंसर करेक्ट अगर मैं मान भी लूं तो बताओ फर्स्ट स्टेप क्या लिखा आपने? यस, ट्राई करिए। रिएक्शन, क्या रिएक्शन लिखा है? अनम्यूट हो जाओ और बोलो। अभी तो अनम्यूट कर दिया सबको।
Yadnesh, you can unmute yourself and respond. ये दोनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है? तो अभी मैं इस पे स्टॉप कर रहा हूं, आपको इसको सॉल्व करके आंसर बताने हैं मुझे, और पर्सनली आप शेयर करेंगे मेरे साथ आंसर इसको अपने सॉल्यूशन के साथ। लास्ट है ये स्लाइड, बस कंप्लीट हो गया। दैट्स ऑल फॉर दिस 2 चैप्टर्स। नेक्स्ट टाइम सॉल्व हुआ नहीं है और तभी आंसर दे दिया था, ऐसे तुक्का मार के आंसर दिया था बेटा। आंसर सी करेक्ट है, सी इज करेक्ट। 5CO I2O5 5CO2 हो गया। CO और CO2 दोनों का मिक्सचर है बेटा, ध्यान रखिएगा। I2O5 5CO2 + 12। अच्छा, जिसने भी आंसर दिया है, जस्ट मैं पूछ रहा हूं, हाँ रिएक्शन पहले लिखना पड़ेगा। यू आर करेक्ट, करेक्ट है। थोड़ी स्पीड बढ़ा लीजिए। नहीं आएगा तो पूछिए फिर, लेकिन ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए हैं, खाली आप लोग इसको सॉल्व करके आंसर देंगे मुझे, ठीक है? So students, thank you for participating in the session. That's all for today. Next time we'll discuss with a new topic. I think next topic आपके साथ जो शेयर हुआ होगा प्लानर में, that is coordination chemistry. Coordination chemistry होगा या कोई और होगा, ठीक है? जो भी टॉपिक रहेगा नेक्स्ट टाइम कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा, so bye and thank you for participating in the session.